हेलो कमांडर्स, वेलकम टू फ्रेंड्स क्लास ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। चलिए बाबू, तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग आज शुरू करेंगे लेक्चर 9 से, ठीक है ना। देखिए, कल हम लोग क्या क्या पता आपको याद है ना। कल हम लोग प्रोटीन को समझे थे, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को समझे थे। फिर हम कहे थे कि हर सब स्पीसीज में प्रोटीन एक जैसा नहीं होता है। इवन हमारे बॉडी में सब सेल में भी, जो हम लोग का बॉडी में सब सेल है, सब सेल में भी क्या होता है, प्रोटीन का सीक्वेंस अलग अलग होता है ना। तो हम लोग जैसे बात पे प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे हम लोग देखे थे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग अपना होमवर्क ले, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, आपका होमवर्क है कि आपको, सुनिए, आपका होमवर्क क्या है कि आपको पहला क्वेश्चन का होमवर्क आपको बताना है कि प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। क्या बोले हम कि प्रोटीन को ऐसा कौन से स्ट्रक्चर में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बाबू आपका, आपको बताना है फिर कि ह्यूमन आरबीसी, क्या बोले ह्यूमन, हाँ ह्यूमन का जो हेमोग्लोबिन है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना है। फिर अब जब चैप्टर पढ़ाने के दौरान कुछ क्वेश्चन ध्यान में आएगा तो हम पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो बाबू आज लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर 9 से, ठीक है। देखिए आप लोग डीएनए को तो पढ़े ना, थोड़ा बहुत हम लोग समझे कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम को सब वगैरह हम समझे, हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किए, थोड़ा बहुत समझे क्रोमोसोम को कि क्रोमोसोम क्या होता है ना, कंडीशन क्या होता है, ठीक है ना। इवन सेल डिवीजन से सेल साइकिल से समझे, ठीक है ना। तो बाबू आज थोड़ा हम लोग डीएनए पे विस्तार रूप से बात करेंगे। देखिए, ज्यादा विस्तार से देखिए डीएनए का ज्यादा विस्तार रूप से हम लोग जाएंगे जब हम लोग इसके आगे, जब इसके हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम लोग डीएनए का विस्तार रूप पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे विस्तार रूप पे तो, लेकिन थोड़ा बहुत हमको जो देखिए हमारे पास अभी तक डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है उससे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अधिक हम लेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग बात करेंगे आगे क्या लिखा है, हम लोग आज प्रोटीन का टाइप्स भी देखना है, ठीक है ना। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल कुछ कहानी को जानिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, आपको तो ये पता है कि 1953 में, क्या बोले कि 1953 में वाटसन और क्रिक, क्या नाम बोले साइंटिस्ट का, वाटसन और क्रिक, दोनों मिलके क्या कहते हैं बाबू, तो डीएनए का क्या कहते हैं, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड डीएनए को प्रस्तुत किए थे। पता है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखिए, आप एक बार जान लीजिए आप कि जनरली क्या होता है कि सबका जो डीएनए है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। देखिए, डबल स्टैंडर्ड करने का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कुंडली होगा, देखिए ऐसा, हाँ, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये है ना। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मतलब देखिए, एक स्टैंड आपका ये हो गया और दूसरा स्टैंड आपका ये हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। तो देखिए, जनरली जितना भी डीएनए होता है सबका क्या होता है, जो जितने भी जनरली सब डीएनए होता है सब में क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन कुछ वायरस, क्या बोले, कुछ वायरस वैसे होते हैं जिनमें हमको क्या होता है कि सिंगल स्टैंड, यानी कि उसमें क्या होता है, कुछ वायरस में क्या होता है कि हमको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है। तो खैर हमको वायरस की बात अभी नहीं करना है, हम लोग अभी फिलहाल बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे, ठीक है ना। देखिए, क्या बोले हम कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये चीज को भी जानते हैं कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है तो क्या होता है, एक थ्रेड बनता है ना। हम लोग पढ़े हुए हैं, कहाँ पढ़े हुए बाबू, जब हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोटाइड्स को, याद है ना। एक पेंटोस शुगर है ना, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थायमिन हो गया, ठीक है ना। और एक आपका फॉस्फेट ग्रुप, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। वैसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है वो, तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। देखिए, समझिएगा बात को, थोड़ा बहुत समझ, अभी देखिए अभी समझ लेंगे हम लोग, तो जब आगे लिखा हुआ पढ़ने में हमको आसानी लगेगा, ठीक है ना। तो क्या बोले हम, तो लोग इस बात को जानते हैं क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो कि एक पेंटोस शुगर, चाहे वो राइबोस हो चाहे डीऑक्सी राइबोस हो, एक पेंटोस शुगर, एक आपका नाइट्रोजन बेस, चाहे वो एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो चाहे साइटोसिन हो चाहे यूरेसिल हो चाहे थायमिन हो, कोई एक नाइट्रोजन बेस, और एक क्या होता है, फॉस्फेट। जब ये तीनों आपस में मिलता है तो क्या होता है, तब क्या होता है, अब आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। अब क्या हो गया कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है तो क्या होता है बाबू, हम लोग दिखाए थे ना, याद है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताए थे, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है तो क्या होता है कि एक थ्रेड बनता है। ये तो डीएनए का थ्रेड है ना। मतलब यहाँ पे अगर पेंटोस शुगर, इस न्यूक्लियोटाइड्स में जो पेंटोस शुगर है, वो पेंटोस शुगर अगर डीऑक्सी राइबोस है तो भैया ये आपका क्या होगा, डीएनए का थ्रेड बनेगा। तो ये एक डीएनए का थ्रेड हो गया।
इसके बाद क्या हुआ कि ये दूसरा डीएनए का थ्रेड हो गया। तो अब देखिए जो दोनों डीएनए का थ्रेड है वो एक्चुअली में है क्या, वो है ये देखिए, ये दोनों क्या, ये है डाईपॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कह सकते हैं इसको। देखिए डाई मतलब क्या कि दो, पॉली मतलब क्या बहुत सारा, न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, देखिए बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स का दो गो चैन, वही तो लिखे हैं डाईपॉली न्यूक्लियोटाइड चैन लिखे ना। क्या है देखिए न्यूक्लियोटाइड मतलब, पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड, और डाई मतलब दो और चैन मतलब चैन, यानी कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से क्या हुआ, दो चैन यहाँ बना हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना। अब देखिए अब क्या है बाबू कि जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो अपने आप को कैसे इस फॉर्म में कैसे अरेंज किया हुआ है। देखिए ये हेलिकल मतलब जो आपका कुंडली के समान ऐसे होता है ना, देखिए ऐसा एक मतलब ऐसा कुंडली के समान होता है, ये तो है। तो जो डीएनए अपने आप को कुंडली के समान अरेंज किया हुआ है वो कैसे अरेंज किया हुआ है, और डबल यानी कि दो थ्रेड, अगर दो थ्रेड आपस में जुड़ा हुआ है तो किस बेस पे जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए आपको हम बता दें कि ये सुनिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए देखिए हम ये दोनों थ्रेड को अलग करते हैं, क्या करें हम दोनों थ्रेड को अलग करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों थ्रेड में होता क्या क्या। देखिए एक चीज तो हमको पता है कि दोनों थ्रेड में क्या होगा बाबू, तो अगर डीएनए का थ्रेड है तो राइबोस शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, ठीक है ना। अब फिर कोई नाइट्रोजन बेस होगा और क्या होगा, फॉस्फेट होगा, बहुत सारा फॉस्फेट को क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देगा पकड़ के। तो एक थ्रेड ये हो गया और एक थ्रेड ये हो गया। क्या किया बाबू, तो हम ये दोनों थ्रेड को बाहर निकालें, क्योंकि देखिए दो थ्रेड है ना इसमें, एक ये थ्रेड है और एक ये थ्रेड है, दो थ्रेड, हम क्या किया दोनों थ्रेड को बाहर निकालें, ठीक। उसके बाद अब देखिए ये जो थ्रेड है इसमें क्या है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स है ना, और ये थ्रेड इसमें भी क्या होगा, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स होगा, ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। समझिएगा बात को बाबू ध्यान से, एक भी लाइन को बाईपास होने मत दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोले हम कि ये एक डीएनए थ्रेड होगा। अब देखिए ये सब क्या है बाबू, तो ये सब आपका न्यूक्लियोटाइड है। क्या ये न्यूक्लियोटाइड है। कैसे न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है, तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को जुड़ने से। न्यूक्लियोसाइड कैसे बना है, पेंटोस शुगर में नाइट्रोजन बेस को जुड़ने से, सब पढ़ाए हुए है ना। ये सब क्या, सबके सब न्यूक्लियोटाइड्स है। तो एक डीएनए थ्रेड में क्या ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है ना। अब देखिए अब क्या होता है बाबू, अब ये दोनों थ्रेड ऐसे कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में, ये दोनों थ्रेड के बीच में क्या होता है बाबू, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होगा, अब समझिए, अब समझने वाली बात सुनिए क्या बोल रहे हैं। देखिए यहां पे भी एक न्यूक्लियोटाइड्स होगा इस वाले थ्रेड में, मतलब ये वाले थ्रेड में, और इस वाले थ्रेड में भी क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड्स होगा, इस वाले थ्रेड में भी क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। इसका सुनिए, इसका जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें पक्का है कि नाइट्रोजन बेस होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जैसे कि क्या क्या होता है, नाइट्रोजन बेस क्या होता है, थायमीन है ना, ग्वानीन, और क्या थायमीन, ग्वानीन, एडेनिन, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे एडेनिन ग्रुप है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड्स है। अब भैया बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से तो डीएनए का थ्रेड बना है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को जुड़ने से, और बहुत सारा जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा है तब क्या हुआ, डीएनए का थ्रेड बना है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड्स है। जब ये न्यूक्लियोटाइड्स है तो इसमें क्या होगा, एक आपका क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है। समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है बाबू, तो यहाँ पे आपका एडेनिन है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए इसमें भी क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, क्योंकि यहाँ भी ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें भी नाइट्रोजन बेस होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ग्वानीन है। क्या है, तो यहाँ पे ग्वानीन, यहाँ पे थायमीन मान लीजिए, थायमीन, ग्वानीन भी होगा, थायमीन मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, एडेनिन है, यहाँ पे क्या है, थायमीन है। अगला अब देखिए सब जितना न्यूक्लियोटाइड्स है ये सबके सब क्या है, सबके सब न्यूक्लियोटाइड्स है। जितना न्यूक्लियोटाइड्स है सबके पास नाइट्रोजन बेस होगा। तो हम मानते हैं इसमें मानते हैं कि इसके पास है ग्वानीन, क्यों, कौन सा नाइट्रोजन बेस है, ग्वानीन है, ठीक है। और इसके पास है साइटोसिन्स, क्या है, साइटोकिन्स, ठीक है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। अब देखिए इस थ्रेड में, देखिए सर ऐसा है क्या सर, देखिए अब ऐसा नहीं है कि इसमें, ऐसा नहीं है कि ये थ्रेड में फिर एडेनिन नहीं होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमीन है, फिर यहाँ पे ग्वानीन है तो यहाँ पे आपका साइटोकिन है, दोनों में होगा।
ऐसा नहीं है कि इस थ्रेड में खाली एडेनिन ग्वानिन होगा, इस थ्रेड में थायमिन और साइटोकिन होगा, नहीं, दोनों सब में होगा। मतलब एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन साइटोकिन, थायमिन एडेनिन, मतलब एडेनिन और ग्वानिन यहाँ भी है तो एडेनिन ग्वानिन यहाँ भी है, थायमिन और साइटोकिन यहाँ है तो थायमिन साइटोकिन यहाँ भी है, दोनों जगह होगा। अब देखिए अब क्या होता है कि यही एडेनिन और थायमिन, सुनिए क्या बोल रहे हैं, यही एडेनिन और थायमिन क्या होता है बाबू, तो आपस में सॉरी आपस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। यही ऐसे होगा। और कैसे, तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, दो बॉन्ड होता है इसमें, डबल बॉन्ड। जो ग्वानिन और साइटो, मतलब इस थ्रेड का ग्वानिन और इस थ्रेड का साइटोकिन, ये क्या करता है, आपस में 3 बॉन्ड से जोड़ता है। दिखा था यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर क्या है यहाँ पे, देखिए फिर क्या है आपका, देखिए फिर क्या है यहाँ पे क्या है, थायमिन है, यहाँ पे एडेनिन है। और देखिए सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि सर थायमिन और ग्वानिन जुड़ेगा, तो नहीं, हमेशा क्या होता है कि एडेनिन और थायमिन ही जुड़ेगा। मतलब एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ग्वानिन और साइटोकिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे कि हम क्या दिखाएं अभी कि बाबू ये एक डीएनए थ्रेड है, ये भी एक डीएनए थ्रेड है, इस डीएनए थ्रेड में सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें भी सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। अब न्यूक्लियोटाइड के पास नाइट्रोजन बेस होता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे यहाँ पे थायमिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, तो यहाँ पे साइटोकिन है। तो ये एडेनिन और थायमिन, क्या बोला, ये एडेनिन और थायमिन दोनों क्या होता है, आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये डबल, ये क्या है बाबू, तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। जो ग्वानिन और साइटोकिन, ये आपस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्वानिन से आके थायमिन जुड़ेगा, इसका मतलब ग्वानिन से थायमिन कभी नहीं जुड़ेगा, थायमिन से साइटोकिन कभी नहीं जुड़ेगा। मतलब जब भी जुड़ेगा एडेनिन से थायमिन और ग्वानिन से साइटोकिन। और बॉन्ड भी फिक्स है कि एडेनिन से थायमिन जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन से साइटोकिन जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से, फिक्स है। अब तो समझ गए, अब क्या हुआ, यही जोड़ दिया, इसको जोड़ कैसे बना दिया, समझ गए। देखिए बाबू कुछ हार्ड नहीं है, बस एक एक लाइन को पढ़ के सुनिए, सब आसान है, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए अगर ये सब लेवल को आप समझ रहे हैं ना बाबू, तो आपके लिए मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस समझना, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में ना जो हम लोग 18 लेक्चर पढ़ेंगे उसमें ये सब का स्टडी करना है, तो भी समझ जाएंगे। और एक बार मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आ गया, मतलब समझ लीजिए कि आपका बायो का पूरा बायो खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग ह्यूमन फिजिक्स खत्म कर चुके हैं, एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं, है ना। तो समझिएगा, देखिए क्या बोले, हम कुछ नहीं बोले बाबू, हम खुद कुछ नहीं बोले, हम बोले कि हम लोग का डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहने का मतलब क्या है कि 2 थ्रेड होता है। दोनों थ्रेड क्या होता है, आप देखिए, दोनों थ्रेड ऐसे, दोनों थ्रेड एक के ऊपर एक नहीं होता है ना, ऐसे, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे वो घुमा रहता है। आप लोग टीवी में कभी ये देखें, मतलब एक ऐसा सीढ़ी, मतलब सर्कल वाला सीढ़ी, देखिए सर्कल वाला सीढ़ी ऐसे गोल गोल रहता है ना, और इसके अंदर फिर ये सब ऐसा स्टेयर्स होता है, ऐसा सीढ़ी देखें टीवी वगैरह में रहता है ना, ऐसे यहाँ से चढ़ता है, फिर ऐसे गोल ऐसे पहुँचता है यहाँ पे, फिर ऐसे गोल गोल, है ना, तो वैसे ही गोल गोल सीढ़ी की तरह ही होता है, ठीक, लेडर के समान। तो क्या बोले बाबू हम कि दोनों डबल स्ट्रैंड, जो आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए वो क्या होता है, आपस में हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब हेलिकल स्ट्रक्चर में आया कैसे, तो दोनों सुनिए, दोनों डीएनए के पास, जो दोनों डीएनए थ्रेड है उसके पास क्या है बाबू, तो न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, दोनों के पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। अब जो न्यूक्लियोटाइड, देखिए सर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स ही है क्या, तो बाबू न्यूक्लियोटाइड मतलब उसमें पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट तीनों होगा, तब तो न्यूक्लियोटाइड बना। जो नाइट्रोजन बेस अकेला नाइट्रोजन बेस है, पेंटोस शुगर अकेला वो सैकराइड्स है, मोनोसैकराइड्स है वो, और फॉस्फेट अकेला फॉस्फेट है। लेकिन जब ये तीनों जुड़ेगा तब क्या बनता है, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। तब क्या बनता है बाबू, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो बहुत सारा, अब क्या है कि डीएनए का थ्रेड कैसे बना है, तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। जैसे कि एमिनो एसिड एमिनो से जुड़ा था तो क्या हुआ था बाबू, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बना था ना। 2 कार्बन यानी कि जो मोनोसैकराइड था, जब 2 मोनोसैकराइड जुड़ा था तो उसके बीच में क्या हुआ था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था, याद है ना, 1,4 लिंकेज, 1,6 लिंकेज, याद है। तो वैसे ही जब ये, अब देखिए ये वाला न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ेगा, ये वाला न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ेगा, मतलब सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे आपस में। अब देखिए
जब सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो डीएनए का थ्रेड बनाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड के पास क्या है बाबू, तो उसके पास डीएनए का है तो डीऑक्सीराइबोस है, उसके बाद एडेनिन है, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट है, 5वें नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा होगा। उसके बाद अब इसके पास, अब ये वाले थ्रेड के पास क्या है, एडेनिन है, तो सेकेंड वाले थ्रेड जो दूसरा थ्रेड के पास क्या होगा यहाँ, अब देखिए तो दूसरा थ्रेड है उसके पास भी क्या, उसके पास भी न्यूक्लियोटाइड्स होगा, उसका जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें भी क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, उसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो क्या है, वो थायमिन है। तो ये एडेनिन और थायमिन क्या करेगा, आपस में हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अगला न्यूक्लियोटाइड उसमें क्या है, ग्वानिन है, दूसरा जो थ्रेड है उसका न्यूक्लियोटाइड में क्या है, साइटोकिन है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से। याद रखिएगा फिक्स है बॉन्ड और जगह भी फिक्स है, एडेनिन से थायमिन और ग्वानिन से साइटोकिन। ऐसा नहीं कि ग्वानिन से थायमिन जुड़ जाएगा, नहीं, एडेनिन से थायमिन, ग्वानिन से साइटोकिन। क्या बोले, एडेनिन से थायमिन, ग्वानिन से साइटोकिन, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोकिन, एडेनिन थायमिन डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोकिन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये तो हो गया। तो ऐसे क्या होता है, जोड़ लेता है। अब देखिए अब क्या होता है, जोड़ के एक फेरे, मतलब ये क्या होता है, चक्री के समान बनता है, हेलिकल की तरह बनता है। मतलब देखिए ये इसका एक फेरा है, ये इसका एक फेरा है, हर इसका क्या है, फेरा है ना। अब सुनिए क्या बोल रहे हैं, इसका एक फेरा, जो इसका एक फेरा है बाबू, उसका अपना कुछ लेंथ होगा ना, तो उसका लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रम। मतलब ये बोल रहा है, आप सुनिए क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं बाबू, हम बाबू ये बोल रहे हैं, देखिए ये एक थ्रेड ऐसे होगा, दूसरा थ्रेड ऐसे होगा, है ना, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा नहीं बना, अच्छा से बनाते रुकिए। ऐसे, ठीक है, ठीक है। देखिए तो इसका एक है, चक्री का साइज अलग अलग हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सबका शेप, जो शेप है ना वो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। देखिए तो क्या बोले, ये चक्री अच्छा भी नहीं लग रहा है, शुरू के हम चेंज कर देते हैं, फिर से बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो देखिए तो इसका देखिए ये एक पूरा चक्री है, मतलब पूरा एक हेलिकल है, ये दूसरा चक्री है, ये तीसरा चक्री है, वैसे क्या वो चौथा चक्री होगा, चौथा फेरा होगा ना। तो ये एक फेरा, जो ये एक फेरा है बाबू, उस एक फेरे, मतलब इसको नहीं, इसको हम दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये एक फेरा है, इसका एक फेरा का जो साइज होता है, इसका अपना कुछ लेंथ होगा ना, उसका लेंथ होता है बाबू 34 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम। अब सुनिए, इसके एक फेरा में, क्या बोले हम, इसके एक फेरा में, ठीक है ना, 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, समझे क्या बोले। देखिए ये भी वो क्या, डीएनए का थ्रेड है, तो इसमें क्या न्यूक्लियोटाइड्स होगा ना, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये देखिए, ये सुनिए क्या बोलते हैं, एकदम से अटेंटिव रहिए बाबू, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। देखिए इसका बाबू एक थ्रेड ये है और एक थ्रेड ये है ना, दो थ्रेड है यहाँ पे, एक थ्रेड ये वाला, दो थ्रेड ये वाला, दो थ्रेड है कि नहीं है दो थ्रेड। अब देखिए जो दो थ्रेड है इसमें, ठीक है ना, तो इसका जो थ्रेड है इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, ये सब क्या है, सब न्यूक्लियोटाइड्स है। जो ये वाला थ्रेड है, जो दूसरा थ्रेड है, उसमें भी क्या होगा बाबू, तो उसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स होगा, क्योंकि भाई न्यूक्लियोटाइड तो हर जगह होगा ना, न्यूक्लियोटाइड की वजह से तो बना है डीएनए का थ्रेड। तो सुनिए एक चक्री में, यानी कि एक चक्री में, ठीक है ना, 10 पेयर, यानी कि 10 पेयर ऑफ क्या होता है, मतलब ऐसा सिंपल समझिए कि इस चक्री में अगर कोई पूछे कि कितना न्यूक्लियोटाइड्स है, तो बोलिएगा इसमें 10 पेयर ऑफ, पेयर मतलब, अब देखिए सर पेयर का वर्ड क्यों आया, क्योंकि देखिए एक थ्रेड के लिए 10, दूसरे थ्रेड के लिए 10, भाई दोनों थ्रेड जुड़ा तब तो एक सर्कल बना। समझ रहे हैं क्या, एकदम अटेंटिव रहिए, सब कुछ समझ में आएगा, हम है ना, एकदम 100% सब कुछ समझना है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए तो अब देखिए क्या बोले हम कि इसका एक थ्रेड, इसका दो थ्रेड। अब देखिए जब दो थ्रेड आपस में, दो थ्रेड ऐसे आपस में जुड़ा है, ऐसे आपस में जुड़ा है ना, तब तो बीच में एक सर्कल बना है ना। तो ये क्या बोले हम कि ये देखिए, अब तो इसका एक, मतलब कोई पूछे, देखिए फिर से समझते एक बार, देखिए है ना, ये इसका एक हो गया, एक चक्री हो गया पूरा। इस चक्री का लेंथ कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। अब सुनिए, तो इसमें कोई पूछे कि एक चक्री में, सुनिए क्या बोल रहे हैं, एक चक्री में, और ये सब सारा क्वेश्चन बाबू फाइनल लेवल का है, एम्स के लिए,
सुनिए क्या बोल रहे हैं, इस एक चक्री में कोई पूछे कितना न्यूक्लियोटाइड्स है, क्यों देखिए न्यूक्लियोटाइड्स तो हर जगह होगा ना, तो इस चक्री में भी सब जगह न्यूक्लियोटाइड्स होगा, यहाँ भी मतलब हर जगह, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स के ही जुड़ने से तो डीएनए का थ्रेड बना है, तो इसमें सब जगह न्यूक्लियोटाइड्स होगा। तो कोई ये पूछता है कि एक चक्री में कितना न्यूक्लियोटाइड्स है, तो बाबू एक चक्री में 10 पेयर। अब सर 10 पेयर देखिए हम कितना बना, 1 2 3 5 है ना, 6 7 8 9 10 न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। अब इस थ्रेड के देखें, जो एक क्योंकि डबल थ्रेड है, तो एक थ्रेड के लिए एक थ्रेड में 10, तो ये दूसरा थ्रेड में 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आया बात समझ में। तो एक चक्री में पूरा एक जो चक्री होता है ना, कि एक चक्री देखिए पहले एक चक्री का लेंथ कितना है, अभी याद कर, एक चक्री का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रम। सब बोलिए मेरे साथ, एक चक्री का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रम। अरे बोलिए ना, एक चक्री का लेंथ कितना है। देखिए आप लोग शर्माइए नहीं, जो बोल रहे हैं बोलना है, मतलब बोलना है। हाँ बात होता है, इंटरकनेक्टर फील कीजिए, जस्ट इमेजिन दैट आई एम विथ यू, आई एम नियर यू। ठीक है, क्या बोले हम कि एक थ्रेड, एक जो चक्री है, एक चक्री का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रम। एक चक्री में कितना न्यूक्लियोटाइड्स का, अब देखिए कोई पूछता है कि कितना न्यूक्लियोटाइड्स है, तो आप कहेगा 10 पेयर। तो भैया कि देखिए, क्योंकि एक चक्री में, सुनिए एक चक्री में हम क्या बोले कि एक चक्री में, ये एक चक्री है ना, एक चक्री में इसका भी धागा है, इसका भी धागा है। भाई दो धागा जब मिला तब तो चक्री बना। सर्कल कैसे बनता है, एक ऐसे, जब ऐसा कीजिएगा तो क्या होगा, एक ऐसे, तब तो सर्कल बनेगा ना। तो इसका क्या बोले, एक चक्री में, ठीक है ना, इसका एक थ्रेड का है, दूसरा एक थ्रेड का है, तो इसमें होगा 10 न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें होगा 10 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब ये तो समझ गए, मतलब क्या बोले बाबू कि एक चक्री का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, इसके बाद एक चक्री में कितना न्यूक्लियोटाइड्स है, तो 10 पेयर। 10 पेयर क्यों हुआ, क्योंकि दो थ्रेड है, दोनों का होगा अपना अपना। अब सुनिए, अब एक चक्री का पूरा का पूरा एरिया कितना होता है 360 डिग्री, है ना। 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब 10, मतलब क्या 36 डिग्री होगा। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, तो 36 डिग्री का। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। एक चक्री का कितना होता है 360, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना होगा 36। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब सुनिए क्या बोले कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर दो, इसको हम लोग एंगुलर राइस के, सॉरी जो है ना, देखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं, क्या बोले कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, क्या बोले 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, ठीक है ना, कितना डिग्री का एंगल होता है, तो 36 डिग्री। ठीक है ना, इसको हम लोग एंगुलर डाइवर्जन ऑफ डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर डाइवर्जन ऑफ डीएनए। ठीक है ना, हिंदी में इसको कहते हैं कोणी, इसको हिंदी में कहते हैं कोणी विक्षापन। ठीक है ना, हाँ, इसका हिंदी का जैसे ना एंगुलर डाइवर्जन, उसका मतलब होता है कोणी विक्षापन। ठीक है, मतलब कौन का विक्षापन, एंगुलर डाइवर्जन, एंगल कहाँ से डाइवर्ट कर रहा है। कोणी मतलब कोण मतलब एंगल, विक्षापन मतलब डाइवर्ट करना, है ना। जो कहते हैं ना कि डाइवर्जन, डाइवर्ट हो गया तो विक्षापन, है ना। तो कोणी विक्षापन को हिंदी में कहते हैं। हाँ चलो हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोले हम कि तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना डिग्री का एंगल हो गया 36। देखिए कैसे, देखिए सिर्फ रटना नहीं है, समझिए कैसे होगा। हम बताए ना कि एक सर्कल में 360 डिग्री, एक जगह में 360 डिग्री, टोटल 10 गो है न्यूक्लियोटाइड्स, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक एंगल, हर एक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में एक न्यूक्लियोटाइड्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा 36 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब एक और बच गया, समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। एक अब देखिए, अब क्या है कि पूरा एक चक्री का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रम, है ना। तो एक मतलब जैसे देखिए, समझ रहे ना आप लोग, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है जान के। देखिए समझ रहे क्या बोल रहे हैं, देखिए तो एक चक्री का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रम। अब इस चक्री में क्या है 10 पेयर ऑफ क्या है न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जगह कितना है, तो भैया पूरा है इसका 34 एंगस्ट्रम, और 10 पेयर है, मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे 3.4 एंगस्ट्रम, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड्स। ये देखिए एक चक्री में बाबू 10 न्यूक्लियोटाइड्स है कि नहीं है, इस तरह में कितना न्यूक्लियोटाइड, 1 2 10 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, तो एक न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जगह कितना है, तो 3.4 एंगस्ट्रम। कैसे हो गया कि भैया पूरा का लेंथ क्या 34 एंगस्ट्रम था, और देखिए पूरा का लेंथ 34 एंगस्ट्रम, तो एक मतलब पूरा का लेंथ कितना है
34 एंगस्ट्रम, और उस पूरे में कितना है 10 मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो एक के मतलब एक न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में जगह कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रम हो गया। यही तो आज के क्लास में पूरा पढ़ना है, खत्म, समझे। और इस पे कई सारा क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, आया बात समझ में? चलिए समझ में आया। देखिए अभी तक हम लोग क्या जाने, अभी तक जो आधा घंटा हम लोग पढ़े, 25 मिनट आधा घंटा हम लोग पढ़े, इसमें क्या जाने हम लोग बाबू? यही जाने कि डीएनए का जो थ्रेड होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, यानी कि 2 थ्रेड होता है। 2 थ्रेड क्या होता है? तो एक होता है एक होता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा तो एक डीएनए का थ्रेड बनाया, दूसरा जुड़ा दूसरा डीएनए का थ्रेड जुड़ा, दोनों आपस में जुड़ गया। कैसे जुड़ा? तो एडेनिन और एक बात बोलना भूल गए, चलिए देखिए एक बात और समझिए। देखिए जो 2 थ्रेड होता है ना, 2 थ्रेड सुनिए, जो 2 थ्रेड होता है, क्या बोले हम कि जो 2 थ्रेड होता है ना, ऐसे एक थ्रेड हो गया, एक ऐसा थ्रेड हो गया है ना, 2 थ्रेड हो गया। एक थ्रेड का हम लोग यहाँ पे देखिए, एक थ्रेड का, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं 5 प्राइम और इसका एंड को हम लोग कहते हैं 3 प्राइम, और जो दूसरा थ्रेड होता है ना उसका स्टार्टिंग को हम लोग कहते हैं 3 प्राइम और तीसरा को हम जो अंतिम है उसको हम लोग कहते हैं 5 प्राइम। अब ये क्या चीज है सर? ये क्या सर आफत आ गया? वो आफत कुछ है, सुनिए। ये तो पहले इसको जान लीजिए कि एक डीएनए का थ्रेड का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम लोग कहेंगे 5 प्राइम, जो नीचे वाला उसको हम क्या कहेंगे 3 प्राइम, दूसरा होगा उसको हम लोग कहेंगे ऊपर वाला को कहेंगे 3 प्राइम, मतलब उल्टा चलता है, एंटी पैरेलल है ये, मतलब एक ऐसे भाग रहा है तो एक ऐसे भाग रहा है, एंटी पैरेलल है ये, ठीक है। अब देखिए अब क्या ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बाबू कि देखिए ये तो आपको पता है ना कि जब फॉस्फोडाइस्टर, सुने क्या बोला, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, तो देखिए क्या होता है समझिए। जब क्या होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है बाबू, तो क्या होता है कि देखिए एक हो गया आपका ये पेंटोस शुगर है ना, यहां पे एडेनिन मान लेते हैं, ये दूसरा पेंटोस शुगर, ये आपका दूसरा पेंटोस शुगर, ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है ना 5 नंबर पे, देखिए यहां पे क्या होगा, फॉस्फेट होगा पी, मतलब ऐसा होगा ना POO डबल बॉन्ड, ऐसा होगा ना फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए तो और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, POO डबल बॉन्ड जुड़ेगा। अब देखिए तो सुनिए क्या बोल रहे हैं, इस जो ये वाला है, जो ये दोनों क्या न्यूक्लियोटाइड्स है, अब इन दोनों को जुड़ना है तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, हम क्या बोले थे कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बोले हम, एक फॉस्फेट जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, वो कैसे जोड़ता है, तो अपने, देखिए ये फॉस्फेट इसका अपना है, तो अपना जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके 5वें नंबर कार्बन से जुड़ता है ना, और जो ऊपर का होगा उसको उसके 3 नंबर कार्बन से, मतलब ये इससे जुड़ेगा, ये क्या, ये ऐसे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा ना। तो हम लोग पढ़े हुए इसको, कोई नया बात नहीं बता रहे बाबू, मतलब ऐसे देखिए ऐसा हो गया, ये हो गया आपका 3 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, एक ऊपर हो गया, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, तो ये 3 और 5 जुड़ता है ना, 5 और 3 जुड़ेगा, मतलब ये 5 और 3 जुड़ेगा, मतलब इसका 5 नंबर खाली रहता है ना, और नीचे क्या देखिए तो इसका 3 नंबर खाली है कि नहीं है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, नहीं समझे? देख क्या बोले हम, एक न्यूक्लियोटाइड्स, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, जब ये दोनों आपस में जुड़ के डीएनए का थ्रेड बनाया, क्या सुनिए, एक ये न्यूक्लियोटाइड्स और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका ग्वानिन है, नहीं ये एक न्यूक्लियोटाइड्स, हम तो कहते हैं ना कि जो नाइट्रोजन बेस होता है तो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है, जो फॉस्फेट होता है वो कहाँ जुड़ सकता है, अगर राइबोस है तो C2 पे जुड़ सकता है, वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, C3 पे जुड़ सकता है, वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, C4 पे नहीं जुड़ सकता है, और C5 पे जुड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। अगर डीऑक्सीराइबोस है तो 1 नंबर पे तो खैर नाइट्रोजन बेस है, 2 नंबर पे डीऑक्सीराइबोस में 2 नंबर पे OH नहीं होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता है, 2 नंबर पे नहीं जुड़ सकता है, 3 नंबर 4 नंबर पे जुड़ सकता है, 4 पे नहीं जुड़ सकता है, 5 पे जुड़ सकता है, मतलब डीऑक्सीराइबोस का क्या हो सकता है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे जुड़ सकता है ना, पता है हमको। अब देखिए अब क्या हुआ कि जब ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स है इसको आपस में जुड़ना है
तो क्या हो, क्या जुड़ेगा, देखिए इसका अब देखिए ये तो जोड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर है नहीं, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड है नहीं, तो ये तो जोड़ेगा नहीं, और इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड है तो ये फॉस्फेट जोड़ने का काम करेगा ना। तो जो ये फॉस्फेट बाबू जोड़ने का काम करेगा वो कैसे जोड़ेगा, ये खुद से, ये फॉस्फेट किसका, देखिए ये फॉस्फेट जनरली है किसका, इसका है, मतलब ये खुद से तो जुड़ा रहेगा 5वें नंबर कार्बन से, लेकिन ऊपर वाले को कितने नंबर कार्बन से जुड़ेगा, 3 नंबर से, क्योंकि 5 नंबर से 3 आता है तो इसको 3 से जोड़ेगा। मतलब इसका क्या हुआ, तो यहां पे देखिए ना 5 नंबर कार्बन खाली है, नहीं जुड़ा है, जो 5 नंबर फॉस्फेट खाली है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 नंबर खाली है, इसलिए हम लोग एक थ्री को क्या कहेंगे, 5, जो एक थ्रेड को हम लोग क्या कहेंगे, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम। अब देखिए दूसरा थ्रेड क्या होता है, समझ गए ना क्या, कैसे 5 प्राइम से एक 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है, इसका 5 नंबर कार्बन खाली है, जैसे कि हम लोग देखे थे ना CONH बॉन्ड, हम लोग कल देखे थे ना CONH बॉन्ड, एक थ्रेड हो गया, MH का एक थ्रेड हो गया, उसमें क्या है यहाँ पे, उसमें क्या है यहाँ पे, उसमें क्या होगा यहाँ पे, देखिए एक क्या है आपका MH का, जो ये क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ NH2 खाली होता है, एक तरफ COOH खाली होता है, क्योंकि बीच में क्या होता है NH2 और CO2 क्रिया करता है, वो H2O बाहर निकलता है, CONH बॉन्ड बनता है। तो वैसे सेम कहानी इसमें भी, ये वाला कहीं नहीं जुड़ा, मतलब 5 स्टैंड खाली है, 5 नंबर कार्बन खाली है, ये वाला कहीं नहीं जुड़ा, मतलब 3 नंबर कार्बन खाली है, इसका 5 नंबर और इसका 3 नंबर एंगेज है, तो इसमें क्या हो गया 5 प्राइम और 3 प्राइम हो गया, मतलब 5 प्राइम खाली है, 3 प्राइम खाली है। अगर हम इसका दूसरा थ्रेड की बात करें तो देखिए वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, वो उल्टा होता है, देखिए ऐसा, वो होगा बाबू ऐसा, ऐसा हो गया ना, ये ऐसे, ऐसा हो गया। अरे NCERT बुक को खोल कर देखिएगा, सेम ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम भेज देंगे मेरे पास है, ठीक है। ऐसा हो गया है ना, उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है फर्स्ट नंबर कार्बन है ना, तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे एडेनिन था ना, तो यहाँ पे ग्वानिन, एडेनिन और थायमिन लिखते हैं, यहाँ पे ग्वानिन तो यहाँ पे साइटोकिन लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ठीक NCERT का बुक यही ड्राइंग है, खोल के देखिएगा NCERT का बुक, ठीक है। और जिनके पास NCERT बुक नहीं है तो जिनके पास है उनसे शेयर कर लीजिएगा, या फिर हम तो भेज ही देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये है 5 नंबर है ना, 5 नंबर, और ये 3 नंबर, ये है 5 नंबर है ना, 5 नंबर, ये यहाँ 5 नंबर, ये 5 नंबर के जुड़ेगा, मतलब यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, मतलब यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहाँ पे जो 5 नंबर कार्बन है वो किससे जुड़ रहा है, 3 नंबर कार्बन से जुड़ रहा है ना, मतलब यहाँ पे क्या है 3 नंबर कार्बन फ्री है और 5 नंबर कार्बन फ्री है ना, तो दूसरा थ्रेड का क्या हो जाएगा 3 प्राइम और 5 प्राइम, एंटी पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, एक 5 to 3 और एक 3 to 5 होगा कि नहीं होगा, यही तो है, समझ गए, हो गया, ठीक है। चलिए तो अब समझ गए, देखिए DNA के बारे में नहीं पढ़ना है, और जो बाबू बताया है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब नीट जिपमर एम सबके लिए, ठीक है, सब समझ गए। कुछ नहीं है, DNA का बीच में जो एक चक्री का जो एक चक्री होता है उसका लेंथ है 34 एंगस्ट्रम, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होता है पेयर, उसके बाद 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एंगल कितना होता है 36 डिग्री का होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड और 2 न्यूक्लियोटाइड में जगह कितना होता है तो 3.4 एंगस्ट्रम का होता है। देखा, सब हम लोग देखें, सिर्फ याद नहीं करवा रहे हैं, हम सब समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं बुक कॉपी में क्या लिखा है, NCERT में क्या लिखा है। देखिए हम NCERT का एक एक लाइन आप लोग क्लियर करवाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी कंपटीशन के लिए, ठीक है ना, अगर आप सब बुक पढ़ लिए और NCERT नहीं पढ़े तो आप गलत कर रहे हैं, और NCERT पढ़ लिए तब सब बुक पढ़ रहे हैं तो वो फायदा करेगा आपको, ठीक है। इसलिए हम NCERT एक एक चीज को पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते बाबू लेक्चर 9 से, ठीक है। अभी तक तो बस कहानी सुना रहे थे, अब शुरू होगा लेक्चर, ठीक है। देखिए क्या बोले, तो कल हम लोग बाबू प्रोटीन का चर्चा किया था, हम लोग बताए थे कि प्रोटीन क्या होता है, हम बताए थे कि प्रोटीन क्या होता है, बार बार गांव में इकट्ठा हो सब देखने के लिए बच्चा लोग। चलिए कोई बात नहीं, क्या बोले हम कि हम लोग देखे थे कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है, हम बताए थे। हम ये बताए थे कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो कोई भी प्रोटीन का क्रियाशील होता है, मतलब वो काम करने वाला होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, काम करवाता है, काम करता है ना। चलिए आज हम लोग बात करेंगे
टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे, यानी कि प्रोटीन का कितना टाइप्स हो सकता है और किसकी, देखिए किसी भी चीज का टाइप्स होता है तो भैया वो किसी बेस पे होता है, ठीक है ना। देखिए टाइप्स, पहला सबसे पहले ऑन द बेसिक ऑफ शेप, ऑन द बेसिक ऑफ शेप, ठीक है ना, मतलब आकृति के आधार पर, बेसिक ऑफ शेप, ठीक है, आकृति के आधार पर, ठीक है ना। प्रोटीन कितना पर, प्रोटीन कैसे कैसे होते हैं, तो एक होते हैं बाबू, पहला होता है फिब्रस प्रोटीन। क्या होता है, फिब्रस प्रोटीन, ठीक है। देखिए फिब्रस प्रोटीन कहने का मतलब क्या है, जो रेखेदार होगा, रेखा वाला होगा ना, जैसे कि आपका, और याद रखिएगा जो भी प्रोटीन फिब्रस प्रोटीन होता है, ठीक है ना, वो उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि प्राइमरी, हम लोग देखें ना प्रोटीन का, हम लोग 4 स्ट्रक्चर देखें कि नहीं देखें, प्राइमरी सेकेंडरी, तो जो फिब्रस प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ कहाँ को देखने को मिलता है, तो कोलेजन में, ठीक है ना, इसके बाद एक्टिन में, ठीक है ना, उसके बाद मायोसिन हो गया, कैटिन हो गया और सिल्क फिब्रिन हो गया, ठीक है ना। मतलब ये जो आपको हम बोले कोलेजन, एक्टिन, मायोसिन, कैटिन और सिल्क फिब्रिन, ठीक है, ये कुछ वैसे प्रोटीन है, सुनिए क्या बोले, ये कुछ वैसे प्रोटीन है। देखिए पहली बात हम क्या बोले, कोलेजन हो गया, ठीक है ना, एक्टिन, मायोसिन, कैरेटिन और क्या बोले आपका सिल्क फिब्रिन, ठीक है ना। तो ये कुछ वैसे प्रोटीन है बाबू जो कि क्या है, फिब्रस प्रोटीन है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब आपसे यहाँ से हमको एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, देखिए एग्जांपल है ना, यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल है, कोलेजन है, ठीक है ना, एक्टिन है, मायोसिन है, केराटिन है और सिल्क फिब्रिन है, ठीक है। तो इसमें आपको होमवर्क आपका ये है कि आपको बताना है कि जो प्रोटीन हम लिखवाए उसमें किस प्रोटीन में आपको ट्राई हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ट्राई हेलिकल हम कल बात किए हुए हैं, ठीक है, और किसमें आपको प्लीटेड सीट की तरह देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए हम लोग शेप के बेस पे, यानी कि आकृति के बेस पे क्या करते हैं, हम लोग प्रोटीन को दो पार्ट में पहले डिवाइड किए, एक तो हम लोग बोले फिब्रस, दूसरा बोलेंगे हम लोग ग्रैमुलर, ये भी स्ट्रक्चर के बेस पे बताएंगे। और देखिए ग्रैमुलर क्या बोले, ग्रैमुलर प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके पास 3D स्ट्रक्चर है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों है, ठीक है ना। इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, इंसुलिन, ठीक है ना, एल्बुमिन, हेमोग्लोबिन, ग्लोबिन, मायोग्लोबिन और ग्लूटेन ऑफ वेट, ठीक है ना। ग्लूटेन क्या है, तो देखिए वेट जो गेहूं का, जैसे गेहूं में एक प्रोटीन होता है ना ग्लूटेन, मतलब गेहूं में एक प्रोटीन उसको लोग ग्लूटेन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ क्या होता है, ग्लोमेरुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है ना, मतलब संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, संगठन के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन को डिवाइड करने, प्रोटीन टाइप्स ऑफ प्रोटीन को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सिंपल प्रोटीन। अरे सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड होगा, वो क्या है, वो सिंपल प्रोटीन है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है कि फॉर्म्ड क्या लिखा है कि फॉर्म्ड ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, ठीक है, झुंड, ठीक है। क्या बोले हम कि देखिए, तो क्या बोले, देखिए सिंपल प्रोटीन कहने का मतलब वैसा प्रोटीन है जो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड से बना होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इसका 4 भेद होता है, एक होता है आपका एल्बुमिन। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो टाइप्स ऑफ प्रोटीन को समझ रहे हैं, प्रोटीन का जो टाइप्स है ना उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो हम लोग क्या देखें, पहला हम लोग क्या देखें, शेप के बेस पे फिब्रस देखें और ग्लोमेरुलर देखें। अब देख रहे हैं कंपोजिशन के बेस पे, ठीक है, मतलब किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, सिंपल प्रोटीन, मतलब देखिए सिंपल प्रोटीन कहने का मतलब क्या है कि वैसे प्रोटीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड लिखा हुआ है कि फॉर्म्ड ऑफ एमिनो एसिड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड हो, ठीक है। इसके 4 प्रकार होते हैं, एक होता है एल्बुमिन जो कि न्यूट्रल सॉल्युबल इन वाटर। एल्बुमिन जो प्रोटीन है बाबू, क्या होता है, न्यूट्रल होता है और पानी में आराम से घुलनशील है, मतलब आराम से सॉल्युबल है, ठीक है। एग्जांपल से क्या होगा, एक व्हाइट और ब्लड सीरम, और याद रखिएगा ब्लड सीरम और एक व्हाइट दोनों में एक ही तरह का क्या होता है, प्रोटीन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, ग्लोबुलिन, ठीक है ना, न्यूट्रल नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ग्लोबुलिन भी ऐसा प्रोटीन है, ठीक है, उसमें वो क्या है, न्यूट्रल होता है और वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। और ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, एंटीबॉडीज इन ब्लड में जो एंटीबॉडी WBC में, देखिए आप नाम सुने हैं ना इम्यूनोग्लोबिन का, याद है, हम पढ़ाए हुए IgA IgG, याद है, तो वो एंटीबॉडी है, ठीक है। इसका क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है, बेसिक होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है तुमको पता हो, याद है ना, हिस्टोन प्रोटीन जो ऑक्टोमर को बनाता है, डीएनए, और डीएनए इसके ऊपर क्या होता है, अपने आप को लपटा रहता है, सब याद होगा, ठीक है ना। तो क्या बोले, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है बाबू, तो बेसिक सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बेसिक मतलब जो उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, क्षारीय टाइप के होते हैं, ठीक है, और वाटर में आराम से मिल सकते हैं। तो देखिए जो एसिडिक होंगे, बेस होंगे, वो पानी में मिल ही सकते हैं, ठीक है ना।
और ये कहाँ देखने को मिलता है बाबू? तो ये आपका न्यूक्लियोसोमल प्रोटीन। देखिए न्यूक्लियोसोम मतलब क्या? न्यूक्लियोसोम, याद है ना, 1 न्यूक्लियोसोम 2 न्यूक्लियोसोम, तब बनता है क्रोमोसोम, भूले नहीं होंगे आप लोग, ठीक है ना। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है, याद है ना। एक हिस्टोन प्रोटीन में, सब याद, एक हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है? 8, मतलब एक हिस्टोन प्रोटीन, एक ऑक्टोमर में क्या होता है? 8 मॉलिक्यूल्स होता है, सब याद होगा, ठीक है ना। फिर क्या है? स्क्लेरल प्रोटीन नॉट सॉल्युबल इन वाटर फाउंड इन ऑल। देखिए एक हो गया स्क्लेरल प्रोटीन, ये देखिए ये पहला क्या हो गया? एल्बुमिन, दूसरा क्या हुआ? ग्लोबुलिन, तीसरा क्या हुआ? हिस्टोन, चौथा क्या होगा आपका? स्क्लेरल प्रोटीन। ये क्या होता है? तो ये पानी में घुलनशील नहीं है, आराम से पानी में घुल नहीं सकते हैं, और ये देखने को कहाँ मिलते हैं? तो फाउंड ओनली इन एनिमल किंगडम। ये कहाँ को देखने को मिलता है? तो एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है, ठीक है। केराटिन, इलास्टिन एंड कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें से जो केराटिन है ना, वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में देखने को मिलता है, केराटिन प्रोटीन प्लांट्स में नहीं होता है, ठीक है। अब ये देखिए, पहला हम लोग क्या देखें? आकृति के बेस पे, आधार पे। दूसरा हम लोग क्या देखें? संगठन के आधार पे। और तीसरा हम लोग देखें कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेट मतलब क्या होता है? कंजुगेटेड मतलब होता है, कंजुगेट मतलब क्या होता है? मतलब इसका हिंदी क्या होगा? कंजुगेट मतलब क्या होगा? कंजुगेट मतलब क्या होगा कि एक तो प्रोटीन है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा? एक नॉन प्रोटीन हिस्सा भी मिला रहेगा। जैसे कि हम लोग देखे थे ना, याद है? ग्लाइकोप्रोटीन, सैकराइड्स और प्रोटीन, ठीक है ना। संयुमित, हाँ याद आ गया, संयुमित, ठीक है ना, मिथ, ठीक है ना, संयुमित प्रोटीन, ठीक है ना। कंजुगेट मतलब संयुमित यानी कि दोनों मिलके, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलर प्रोटीन आर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। देखिए क्या बोला? एक हो गया ग्लोमेरुलर प्रोटीन, उस ग्लोमेरुलर प्रोटीन में एक नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा। सुनिए क्या बोल रहे हैं? कंजुगेटेड। अभी देखिए हम लोग क्या देखिए, इसे तो बस, और देखिए याद रखिएगा, ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि एम्स और जिप पर खूब पूछता है, और बच्चा को लगता है कि पता नहीं कहां से पूछ दिया क्वेश्चन, कहीं से नहीं, यहीं से पूछता है, ठीक है ना। क्या बोले हम? कॉन्जुगेटेड, क्या बोले हम? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। कॉन्जुगेट प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड मतलब क्या होता है कि देखिए सुनो समझिए क्या होता है। एक प्रोटीन हो गया और एक इसमें क्या होगा? नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। जब दोनों मिलके क्या होता है? एक प्रोटीन को शो करता है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटेड, यानी कि संयुमित प्रोटीन, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए एक तो हो गया प्रोटीन, जो नॉन प्रोटीन हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक, ठीक है ना, PROSTHELIC, ठीक है ना, प्रोस्थेटिक प्रोटीन, ठीक है, ग्रुप। देखिए कॉन्जुगेटेड मतलब क्या होता है बाबू? दो के जुड़ने से। तो एक तो हो गया प्रोटीन, एक तो हो गया ओरिजिनल प्रोटीन, ग्लोमेरुलर प्रोटीन, एक तो ओरिजिनल प्रोटीन हो गया। उसमें क्या होता है कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होता है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। अब इसका टाइप्स क्या होता है? देखिए ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइको मतलब क्या हो गया? ओलिगोसैकेराइड, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन के साथ ओलिगोसैकेराइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड्स जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ, ठीक है ना। देखिए ग्लाइको, न्यूक्लियो, लिपो सब क्या है? सबके सब नॉन प्रोटीन वाला हिस्सा है, सबके सब प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और एक प्रोटीन हो गया, उसका प्रोटीन जुड़ा हुआ है। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो मतलब क्या होता है? पिगमेंट, प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद फ्लेमोप्रोटीन, उसमें क्या होता है? फ्लेमिन ग्रुप जुड़ा होता है प्रोटीन के साथ, ठीक है ना। इसके बाद फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है ना। और मेलेटोप्रोटीन, इसमें क्या होता है? देखिए मेलेटोप्रोटीन मतलब क्या होता है? मेटल्स। मेलेटोप्रोटीन मतलब क्या होता है? सुनिए मेलेटो, क्या बोले? मेलेटोप्रोटीन। क्वेश्चन, हाँ ये, हाँ, जैसे कि सुनिए कंजुगेटेड, सुनिए क्या बोला? कंजुगेटेड प्रोटीन में एक नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है ना। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, पूछा गया था, ठीक है। देखिए क्या बोले हम? देखिए तो एक क्या हो गया आपका? एक क्या हो गया आपका? मेलेटो, क्या बोले? मेलेटो प्रोटीन, ठीक है ना। देखिए मेलेटो मतलब क्या होता है? मेटल्स, ठीक है ना, मेटल्स, यानी कि प्रोटीन के साथ मेटल जुड़ा होता है। याद है वो जो हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना, ये जो हम बताए थे आपको, वो याद नहीं है आपको? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, साइटोक्रोम, या साइटोक्रोम, ठीक है ना, जो कि आयरन, जहाँ पे आयरन होता है वहाँ प्रोटीन भी होता है ना। समझ गए? तो ये सब क्या है? कंजुगेटेड, देखिए समझ गए? कंजुगेटेड मतलब जुड़ा होगा, एक प्रोटीन दूसरा नॉन प्रोटीन से जुड़ा होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक नेचर, आयनिक नेचर के बेस पे हम प्रोटीन को देखेंगे, तो एक होता है एसिड प्रोटीन, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन, के ब्लड में जो प्रोटीन होता है सबके सब क्या होता है? एसिड प्रोटीन होते हैं। एक होता है बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या है आपका? बेसिक प्रोटीन है ना। उसके बाद ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शन, यानी कि अब देखिए हम लोग क्या देखें, एक तो हम लोग देखें आकृति के आधार पे, मतलब
शेप के आधार पर, एक हम लोग क्या देखें संगठन यानी कॉम्पोजिशन के आधार पर, एक हम लोग क्या देखें संयुमित प्रोटीन यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं स्ट्रक्चर यानी कि सॉरी फंक्शन के बेस पे प्रोटीन क्या काम करता है उसके बेस पे हम लोग प्रोटीन का टाइप देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो गया स्ट्रक्चर प्रोटीन यानी कि जो किसी भी कहीं मतलब कोई भी चीज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो ऐसा प्रोटीन है जो किसी भी चीज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, जैसे कोलेजन, केराटिन, एक्टिन, फिब्रिन, ये सब ऐसे प्रोटीन है जो कि स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन होते हैं यानी कि एंजाइम का काम करते हैं, है ना, एंजाइम प्रोटीन भी एंजाइम का काम करता है। ठीक है, फिर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, याद है ना मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट कैरियर मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब कैरियर का कितना काम करता है, कुछ प्रोटीन वैसे भी होते हैं। ठीक है ना, कुछ प्रोटीन स्टोर करने का भी काम, मतलब कुछ चीज को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि आपका फेरेटिन आयरन को स्टोर करके रखता है, फेरेटिन आयरन को स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, कैसीन, ग्लूटेन, ये सब प्रोटीन को मतलब ये सब स्टोरेज प्रोटीन है, मतलब किसी चीज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, फिर डिफेंस प्रोटीन जो कि हमारे बॉडी को डिफेंस करता है, जैसे आपका माइक्रो फिब्रोजन हो गया और थ्रोम्बिन हो गया, ये सब ऐसे प्रोटीन जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और एक अदर प्रोटीन है मतलब एक और कुछ रैंडम तरह के रैंडम तरह के प्रोटीन होते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अजीबोगरीब प्रोटीन, है ना, जैसे कि आपका मोलिन। और याद रखिएगा मोलिन इज द स्वीटेस्ट मटेरियल इन ऑल ओवर द अर्थ, यानी कि अर्थ में सबसे अधिक कुछ अगर मीठा है तो वो है मोलिन, ये अधिक से अधिक मीठा होता है। ठीक है ना, चलिए ये हम लोग देखिए। अब आते हैं एनसीईआरटी पे। ठीक है ना, क्या आते हैं हम लोग एनसीईआरटी पे। ठीक है ना, एनसीईआरटी ये प्रोटीन के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, देखिए हम लाइन पढ़ेंगे, अब समझिएगा आप लोग। ठीक है ना, हम सब कुछ बता दिया, अभी से हम सिर्फ लाइन पढ़ेंगे 2 सेकंड रुकेंगे, फिर आप लोगों को बताइएगा कि आपको समझ में आ गया है सर ये लाइन, तो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए क्या आप देखिए आते हैं कहाँ पे, तो अपने प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी पे। ठीक है ना, ठीक है ना, ये ऐसा पुस्तक है जिससे हमको अभी सबसे अधिक अगर दुनिया में अभी किसी हमको लगाव है तो हमको इस पुस्तक से है। दुनिया में अभी सबसे अधिक, हाँ अभी बाद में अलग बात है ना, अभी सबसे अधिक किससे प्यार है तो वह इस पुस्तक से ही है। ठीक है ना, जब इस पुस्तक को देखिए प्यार से स्माइल कर दीजिए, जब इस पुस्तक के पास जाइए बहुत प्यार से उठाइए। ठीक है ना, क्योंकि ये वैसा पुस्तक है और ये ऐसा प्यार है जो कि सक्सेस करवाएगा। ठीक है, और आएगा प्यार तो फिर बात की बात है, बाद में किया जाएगा। चलिए आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एनसीईआरटी क्या लिखता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखता है, सब पढ़े हुए हम लोग, देख क्या लिखा है। बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल, कह रहा है कि जो बायोलॉजिस्ट होता है वो प्रोटीन को 4 लेवल पर डिस्क्राइब किया है। क्या हमको नहीं पता, हम तो जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी। The sequence of amino acid, therefore the position information in a protein which is the first amino acid, which is the second and so on, मतलब एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, मतलब लगातार अमीनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, वही तो लिख रहा है। उसके बाद ए प्रोटीन इज इमेजिड एज ए लाइन। देखिए क्या कह रहा है कि प्रोटीन को हम लोग एक लाइन की तरह इमेजिन करते हैं। ठीक है ना, एक लाइन की तरह इमेजिन करते हैं, उसमें द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट हैंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट। देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग एक प्रोटीन को एक लाइन की तरह इमेजिन किए। ठीक है ना, एक लाइन की तरह इमेजिन किए, इस लाइन का यहाँ पे वो पहला अमीनो एसिड है जो यहाँ पे है, मतलब देखिए ऐसा कह रहा है ना, ये एक लाइन को हम लोग मान लिए, इस लाइन का लेफ्ट साइड और राइट साइड होगा, है ना। अब यहाँ पे अपना मैथमेटिक्स दिमाग मत लगेगा, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वैसा नहीं होगा कुछ। यहाँ भाई यहाँ का अमीनो एसिड अगर लाइसिन होगा तो यहाँ का ट्रिप्टोफैन हो सकता है, ठीक है ना, प्रोलीन हो सकता है, ऐसे बोलते हैं। तो चलिए क्या बता दिया, क्या लिखा है, ए प्रोटीन इज इमेजिन लाइन, एक प्रोटीन को हम लाइन की तरह इमेजिन कर लिए। द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट, देखिए जो लेफ्ट हैंड होता है, देखिए लेफ्ट हैंड ये है ना, अरे इस व्यू से लेफ्ट हैंड यही ना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड ये है ना, तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट अमीनो एसिड है और राइट हैंड में क्या होगा, लास्ट अमीनो एसिड होगा, है ना। द फर्स्ट अमीनो एसिड आल्सो कॉल्ड, अब ये एन टर्मिनल, सी टर्मिनल पता है आपको अच्छे से, है ना। इसमें क्या होगा, एक हो गया, यहाँ पे क्या होगा NH2 दिखेगा और यहाँ पे क्या होगा COOH दिखेगा, और बीच का NH2 क्या होगा, COH से क्रिया किया होगा, तभी तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे CONH बॉन्ड बनता है, हम लोग सब विस्तार रूप से पढ़े हुए, है ना। तो यहाँ पे एक टर्मिनल क्या होगा, N टर्मिनल, एक क्या होता है C टर्मिनल, है ना। उसके बाद देखिए द प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रूआउट एज एन एक्सटर्नल रिगिड रॉड, कह रहा है कि एक प्रोटीन थ्रेड वो स्टिकिंग रॉड की तरह, मतलब एक रॉड की तरह, ऐसे सीधा रॉड की तरह स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है ना।
द थ्रेड इज फोल्डेड, थ्रेड क्या होता है, फोल्ड करता है, कल देखें थ्रेड फोल्ड करता है, ठीक है ना। फोल्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना। इस बात से हमको क्वेश्चन याद आ गया, हम आज ही उस क्वेश्चन को देखें। वो क्वेश्चन था कि बिटवीन, क्वेश्चन क्या था, बिटवीन टू डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, क्या बोले कि बिटवीन टू डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एंड बिटवीन, सेम क्वेश्चन, एंड बिटवीन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड सॉरी क्या बोले कि बिटवीन टू डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हिच बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कौन सा बॉन्ड बनता है, और एंड इन ए डीएनए थ्रेड व्हिच बॉन्ड इज टू बी सीन, ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है। अब आंसर आप लोगों को बताइएगा कि दो डीएनए थ्रेड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, और एक डीएनए थ्रेड में, ठीक है ना, जो पॉलीपेप्टाइड जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। और बता दीजिएगा, समझ लीजिए कि नीट से 4 नंबर नीट का क्वेश्चन था, नहीं ऐसा नहीं क्वेश्चन था एम्स का, ठीक है ना, बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते, देखिए क्या लिखा है कि समझ गए ना, क्वेश्चन समझ गए, हाँ ठीक है। देखिए क्या लिखे, ए प्रोटीन थ्रेड थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिगिड डॉट, क्या है कि एक प्रोटीन थ्रेड जो होता है वो एक रॉड की तरह, मतलब सीधा रॉड की तरह स्ट्रक्चर उसका नहीं होता है, ठीक है। द थ्रेड इज फोल्डेड इन ए फॉर्म ऑफ हेलिक्स, थ्रेड क्या होता है, तो ये थ्रेड क्या होता है, हेलिक्स के फॉर्म में अपने आप को फोल्ड किया रहता है, ठीक है। सिमिलर टू ए रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, यानी कि जो सीढ़ी होता है ना, रिवॉल्विंग सीढ़ी, वैसे अपने आप को ये फोल्ड किया रहता है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, क्या अब देखिए क्या कह रहा है कि ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का कुछ पोर्शन ही क्या होता है, हेलिक्स के फॉर्म पे अपने आप को रोटेट, मतलब देखिए प्रोटीन ये तो थ्रेड है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, लेकिन प्रोटीन का कुछ हिस्सा क्या होता है, अपने आप को हेलिक्स में अरेंज किया जाता है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन था जो कि हम लोग मिस कर गए थे, यानी कि हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे उस लाइन को, क्या लिखा है देखिए, इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व्ड, यानी कि प्रोटीन में क्या होगा, ओनली मतलब एक ही बस राइट हैंडेड, यानी कि ऐसे राइट, मतलब इस तरफ से नहीं होगा, ये है ना, राइट हैंडेड हेलिकल्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। उस पॉइंट के बगल में भी जितना मन है भी, और फिर आई लगा लीजिएगा, ठीक है। अब अनदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्ड इन अदर फॉर्म इन व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी, अब क्या हुआ, किसी कारण से क्या होता है, अब ये ऐसा फोल्ड हो गया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, ठीक है। इन एडिशन द लॉन्ग पोर्शन चेन, द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज also fold upon itself like a hollow woolen ball give rise to the tertiary structure, क्या कहा कि अब यही जो एक थ्रेड था, यही क्या करेगा, अपने आप को ऐसे कवर कर लेगा और क्या करेगा, तो टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देगा, पता है हमको। और द टर्सरी स्ट्रक्चर इज एन फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब जो टर्सरी स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या होता है, प्रोटीन का फंक्शनिंग होता है, ठीक है। अब दे गिव आपसे 30 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन, यानी कि जब ये ऐसे थ्रेड की तरह घूमता है तो क्या होता है, 3D शेप देता है, हम लोग कल बात किया 3D शेप देता है, ठीक है ना। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, देखिए साफ लिख दिया कि भैया प्रोटीन तभी काम करेगा, उस प्रोटीन को एंजाइम की तरह काम करना है, उस प्रोटीन को हार्मोन की तरह काम करना है, या फिर उस प्रोटीन को कुछ भी की तरह काम, स्ट्रक्चर की तरह काम, कुछ भी प्रोटीन को काम करना है, तो भैया प्रोटीन तभी काम करेगा जब वो टर्सरी स्ट्रक्चर को पालेगा। प्राइमरी में कोई काम नहीं, सेकेंडरी में कहीं कहीं काम करता है, लेकिन टर्सरी में काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, यानी कि बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर ही होता है। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब क्या, काम, बॉडी, बायोलॉजी मतलब बॉडी के अंदर कुछ काम, वो कब होता है, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर से, ठीक है। Some protein are an assembly of more than one polypeptide और सब यूनिट, कुछ हमको प्रोटीन एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से मिला हमको दिखता है, मतलब की बात की थी ना, एक ये टर्सरी स्ट्रक्चर, ये एक टर्सरी स्ट्रक्चर, एक टर्सरी, बहुत सारा टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में मिलता है, ठीक है ना। क्या लिखा, द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट आर अरेंज्ड, अब कह रहा है कि वो तरीका जिससे जो सिंगल, देखिए जो सिंगल थ्रेड पॉलीपेप्टाइड चेन था, क्या बोले, जो सिंगल थ्रेड पॉलीपेप्टाइड चेन था जो टर्सरी स्ट्रक्चर को पा लिया था, वो क्या होगा, अपने आप को अरेंज करेगा, वो कैसे भी अरेंज कर सकता है, वो अपने आप को ऐसे भी अरेंज कर सकता है, ये क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर, ये क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का, वो अपने आप को ऐसे भी अरेंज कर सकता है, वो कैसे भी अरेंज कर लेगा और यही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये तो लिखा होगा,
The manner in which this individual folded polypeptide और subunit are arranged with respect to each other. Example, linear string की तरह सीधा सीधा, ठीक है ना, और स्फेयर की तरह, ठीक है ना, स्फेयर अरेंज वन अपन each other, एक के बाद एक, स्फेयर में क्या होता है, एक के ऊपर एक अरेंज होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट्स, क्या क्यूब या फिर प्लेट की तरह स्ट्रक्चर में बनेगा, ठीक है, इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है ना, अदरवाइज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बताइए, एनसीईआरटी ये सब बात लिखा है, इसमें से ऐसा कौन सा बात था जो हम लोग नहीं पढ़े थे? खट से दिमाग में सर एक बात कि प्रोटीन राइट हैंडेड हेलिकल होता है, तो हाँ बाबू वो नहीं पढ़े थे, लेकिन और तो पढ़े थे ना। हाँ, नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव जल्दी दिमाग में आता है ना, नियम है ये, ठीक है, चलिए समझ गए। उसके बाद एडल्ट, हमको बोलने में बड़ा परेशानी हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सुबह से बहुत डिहाइड्रेशन हमको हो रखा था, ठीक है ना, बहुत उल्टी वगैरह हो रहा था, पता नहीं कैसे, ठीक है, गर्मी के कारण। तो आज घर से बहुत डांट भी सुने कि क्लास नहीं लेने जाना है, आज रहने दो, रेस्ट कर लो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि मानता नहीं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अब तो खत्म ही हो गया है, ज़्यादा नहीं है। क्या बोले, देखिए एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सबयूनिट, यानी कि याद है ना हेमोग्लोबिन एडल्ट का 2 अल्फा 2 बीटा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें। अब देखिए 2 ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, हेंस 2 सबयूनिट आर, देखिए तो 2, देखिए याद है ना 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होता है, मतलब 2 आइडेंटिकल होता है फिर 2 आइडेंटिकल होता है, ठीक है। बस यही लिखा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में आपका एनसीईआरटी। हम लोग कल भी पढ़े थे इसको, आज भी पढ़े, एकदम से क्या हो गया, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। प्राइमरी स्ट्रक्चर, हेलिकल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फोल्डेड डाइसल्फाइड बॉन्ड, टर्सरी स्ट्रक्चर, 2 टर्सरी स्ट्रक्चर था, बहुत सारा टर्सरी जुड़ गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड पे, ठीक है। एनसीईआरटी क्या लिखा है न्यूक्लिक के बारे में देखते हैं। देखिए न्यूक्लिक एसिड इज क्या है, पहले देखिए पहले बात क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज एन, क्या है वो, माइक्रो या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स, सही बात है, नाम ही है न्यूक्लिक एसिड, मतलब कैसे बना हुआ है ये, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स इज एन माइक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से न्यूक्लिक एसिड बना है, मतलब बहुत सारा माइक्रोमोलिक्यूल जुड़ने से मैक्रोमोलिक्यूल्स बना है ना। दैट टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट, अब देखिए क्या लिखा कि क्या पढ़ रहे हैं बाबू, न्यूक्लिक एसिड, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। एनसीईआरटी को देख रहे हैं, एनसीईआरटी क्या लिखा है अभी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, देखिए क्या देखिए, द अदर टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिखा अदर टाइप्स ऑफ, तो इसके अलावा और क्या था हम लोग पढ़े थे, प्रोटीन को पढ़े, मैक्रोमोलिक्यूल्स था, पॉलीसेकेराइड्स को पढ़े, मैक्रोमोलिक्यूल्स था, उसके अलावा एक ये है क्या, न्यूक्लिक एसिड, दैट वन विल फाइंड इन द, और ये कहां दिखेगा हमको, तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, यानी कि छानने के बाद जो ऊपर रह गया था एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, रिटेनर में रह गया था ये, ठीक है, ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इन द न्यूक्लिक एसिड, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या है बाबू, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हम जानते हैं बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तब वो एक न्यूक्लियोटाइड को तैयार करता है ना। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, न्यूक्लियोटाइड से। द न्यूक्लिक एसिड 3 केमिकल्स डिस्टिंक्ट सब कंपोनेंट, अब देखिए क्या लिखा, द न्यूक्लियोटाइड्स हैड 3 केमिकल डिस्टिंक्ट, न्यूक्लियो देखिए क्या लिखा कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या लिखा कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड्स में 3 अलग अलग केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं। तो भाई हमको पता है ना, एक क्या होता है तो पेंटोस सुगर, एक दूसरा क्या होता है नाइट्रोजन बेस, एक क्या होता है फॉस्फेट, यानी कि 3 अलग अलग। अगर डीएनए में होगा तो डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में होगा राइबोस, डीएनए में होगा तो प्यूरिन्स क्या होगा, एडिन और ग्वानिन, जो पिरामिडिन्स था वो क्या होगा, साइटोकिन्स और यूरेसिल, है ना, तो वैसे ही होगा। वन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकंड इज मोनोसैकेराइड एंड द थर्ड इज फॉस्फेट। क्या लिखा कि जो तीन डिस्टिंक्ट क्या लिखा है, ये लिखा है ना, द न्यूक्लियोटाइड्स है 3 केमिकल, न्यूक्लियोटाइड्स के पास 3 अलग अलग केमिकल कंपोनेंट होता है। तो भैया हमको पता है 3 क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा पेंटोस सुगर और तीसरा मतलब ये क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना।
ठीक है, अब ऐसा हो गया कि आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, खत्म कर देते हैं इसको। अब देखिए क्या लिखे कि वन इज, क्या लिखा है कि एक इसमें हेट्रोसाइकिल है, ये हेट्रोसाइकिल है, एक लिखा कि मोनोसेकाइड है, मतलब पेंटोसुगर मोनोसेकाइड है, ठीक है ना, और एक आपका क्या है, फॉस्फोरस है। ये तीनों को मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, और एक न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है। ए न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वाइल, अब देखिए वैसा न्यूक्लिक एसिड जो डीऑक्सीराइबोस को कैच किया होगा उसको हम लोग वो डीएनए का हिस्सा बन जाएगा, और जो राइबोस को लिया होगा वो आपका न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा बन जाएगा। बस एनसीईआरटी यही 4 लाइन लिखा है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, लेकिन हम इससे बाहर निकलेंगे और इसको विस्तार रूप से समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप समझ गए न्यूक्लिक एसिड, ये तो हमको पता ही था, क्या नया बात था इसमें, है ना। अब नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना, लिंकिंग मोनोमर इन ए पॉलीमर। क्या लिखा है बाबू, समझे, नेचर ऑफ बॉन्ड यानी कि बॉन्ड का वो नेचर, लिंकिंग यानी कि मोनोमर, बहुत कोई भी मोनोमर को जोड़ने के लिए, मतलब मोनोमर को पॉलीमर बनाने के लिए, ठीक है ना, बॉन्ड का लिंकिंग कैसे होता है। तो किसको नहीं पता है, पॉलीसेकेराइड में क्या होगा, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, एमिनो एसिड में क्या होगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, तो न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, सल्फर डाइस्टर बॉन्ड बनेगा। यही तो है, यही तो लिखा होगा एनसीईआरटी, और क्या लिखा होगा, है ना, पता है हमको। देख क्या लिखा हुआ है, इन ए पॉलीपेप्टाइड और ए प्रोटीन एमिनो एसिड इज द लिंक्ड बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। क्या लिखा कि अगर हम पॉलीपेप्टाइड की बात करें या फिर प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इज एन पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड इज एन प्रोटीन, तो अगर हम प्रोटीन की बात करें या फिर पॉलीपेप्टाइड की बात करें, दोनों बात सेम है। तो प्रोटीन चाहे पॉलीपेप्टाइड, एमिनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे, तो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होता है, याद है ना, CONH बॉन्ड which is formed when the कार्बोजाइलिक, वो कब बनता है, और पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, जब एक कार्बोजाइलिक ग्रुप और एक NH2 ग्रुप दोनों जुड़ता है तो क्या होता है, बनता है, तो लिखा होगा कि when कार्बोजाइलिक COOH ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड रिएक्ट विथ एमिनो एसिड NH2, सॉरी एमिनो ग्रुप, मैंने क्या तो ये बोल रहा है कि COOH एक का और एक का NH2, एक का NH2, ठीक है ना, जब रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वही तो लिखा है। और द नेक्स्ट एमिनो एसिड व्हिच इज द एलिमिनेशन ऑफ, अब होता, आप देखिए ये भी हम बताए हुए कि जब मोनोमर से पॉलीमर बनता है तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है ना, इसको हम लोग कंडेंसर रिएक्शन भी कहते हैं। सब बताए हुए कि नहीं बताइए, मेरे कितना बार बताए हुए सब बात। अरे भाई, हम जो बोर्ड पे लिखते हैं, जो कॉपी में लिखा था ना, उसके अलावा भी हम कई बात आपको बताते हैं, ठीक है, और ये कई बात सभी क्वेश्चन रहता है बाबू, मतलब ऐसे कहीं से नहीं बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या बोले हम कि जब भी मोनोमर से पॉलीमर बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, और जब पॉलीमर से मोनोमर बनना होगा तो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ेगा, डाइजेशन में करना पड़ता है ऐड हमको। डाइजेशन में क्या होता है, ऐसा याद है ना, कॉम्प्लेक्स को हम लोग सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ेंगे मतलब पॉलीमर से मोनोमर में जाएंगे। अरे कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, याद नहीं, भूल गए, हम तो हिंदी में कैसे बताते हैं आपको, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, जटिल को सरल में तोड़ते हैं, जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, वाटर को देना पड़ेगा, इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक होता है। लेकिन यहाँ पे बात लिंकिंग का है, जुड़ने का है, तो भैया जब मोनोमर सब जुड़ेगा, पॉलीमर बनेगा, तब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, तब क्या वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, है ना, और उसमें क्या होगा, तो वाटर बाहर निकलेगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको डिहाइड्रेशन कहेंगे। देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इन्हें, अब ये तो हो गया, अब in a polysaccharide the individual monosaccharides are linked by a glycosidic bond। आराम से पता होगा, जैसे कि अगर हम बात करें आपको कि दो मोनोसेकेराइड अगर जुड़ता है तो एक दो मोनोसेकेराइड, देखिए दो मोनोसेकेराइड जुड़ेगा तो क्या होगा, डाइसेकेराइड बनेगा। अब सपोज करते हैं, जैसे बताते हैं आपको हम कि अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, क्या बोले, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जुड़ेगा तो क्या बनेगा, जैसे बताइए क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अरे ग्लूकोज से मोनोमर, ग्लूकोज से मोनोसेकेराइड, फ्रुक्टोज भी क्या मोनोसेकेराइड, दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है, जल्दी से बोलिए ना, क्या बनता है, सुक्रोज, और उसमें क्या होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, 1,4 लिंकेज, है ना। चलिए ठीक है, द बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाई, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी डिहाइड्रेशन होता है,
याद है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप से OH निकलता है, ठीक है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ टू एसन ऑफ देखिए, और ये बॉन्ड कैसे देखिए, एमीन सुनिए, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, कि उसमें क्या होता है, एक NH2 और एक COOH, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाता है। लेकिन पॉलीसेकेंड में क्या होता है, यानी कि जब मोनोसेक्राइड यानी कि जब शुगर यूनिट जुड़ता है तब क्या होता है, तब कार्बन कार्बन ही आपस में जुड़ता है, इसलिए तो इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब एक क्या है देखिए, अमीनो एसिड, एक तरफ है कार्बोजाइलिक, दो स्ट्रक्चर आपको बना हुआ है, मैं यहां बना दें, देख लीजिए क्या है स्ट्रक्चर बाबू, CCNCCCO डैश, मतलब माइनस, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O HR2 ठीक है, देखिए ये ना, आप देखिए तो H छूट रहा है ना, देखिए ये जो दिख रहा है आपको, यही तो है CONH बॉन्ड, यहाँ NH2 था ना, H2 निकला, यहाँ COOH था, OH निकल गया, तो H2 सॉरी यहाँ पे H2 था तो एक H निकला ना, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक O निकला, H2 बाहर निकल गया, वाटर क्या हुआ, बाहर निकल गया और CONH बॉन्ड से जुड़ गया। ये क्या है, इधर एमिनो ग्रुप है, इधर देखिए एक तरफ एमिनो, एक तरफ क्या है कार्बो, C टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप खुला हुआ है, एक तरफ N टर्मिनल एमिनो एसिड ग्रुप खुला हुआ है, एमिनो ग्रुप खुला हुआ है ना। अब इन न्यूक्लिक एसिड ए फॉस्फेट मोस्टली लिंक द, अब न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, तो फॉस्फेट जोड़ता है ना, एक न्यूक्लियोटाइड, एक पेंटोस शुगर के 3 नंबर कार्बन से और एक के 5 नंबर कार्बन से, वही तो लिखा हुआ है, देखिए इन न्यूक्लिक एसिड ए फॉस्फेट मोस्टली लिंक द 3 कार्बन ऑफ 1 शुगर of 1 nucleotide to the 5 carbon of the sugar of successive nucleotides। मतलब क्या बोला, कुछ पहाड़ बोल दिया क्या, कुछ भयंकर वाली बात बोला, नहीं बोला होगा, बिल्कुल नहीं बोला, क्या भयंकर वाला बात बोला, देखिए तो यही तो बोला कि एक पेंटोस शुगर, थोड़ा मतलब अजीब सा बन गया लेकिन चलिए ठीक से बना देते हैं, ठीक है। ये दूसरा पेंटोस शुगर है ना, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अभी न्यूक्लियोटाइड होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा ग्वानिन, यहाँ पे क्या होगा एडेनिन। सर बार बार आप ग्वानिन एडेनिन क्यों लिखते हैं, यही होता है क्या, तो बाबू हो कुछ भी सकता है, हम बस ऐसे लिखते हैं, दोनों नाम स्टार्टिंग का है, याद रहता है इसलिए एडेनिन ग्वानिन, याद तो सब है, यूरेसिल थायमिन साइटोकिन्स है ना, तो बोलेगा जॉस और याद नहीं, याद है पांचों, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो गया, OH H ना, OH सॉरी OH फिर H CH2OH है ना, उसके यहां पे क्या होगा, OH H H OH CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा H, है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सुनिए इस पेंटोस शुगर का 5वें नंबर, ये देखिए नंबरिंग कर दे, यहाँ पे कर देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 है ना, मतलब 5वें नंबर कार्बन से इसका 1 2 3 4 5 इसका 3 नंबर कार्बन से क्या होता है, फॉस्फेट बॉन्ड आके जोड़ देता है दोनों को, है ना, फॉस्फेट आके जोड़ देता है। अब जरा ये डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए तो दिखा, अब देख के आप लोग को लिख भेजना है कि जो यहाँ पे ये बना है, ठीक है ना, जो जुड़ा है वो क्या बना, DNA बना या RNA बना है, इसमें कंसेप्ट छिपा हुआ है DNA RNA का, वो आपको बताना है, ठीक है। देख लिया ड्राइंग, हम कुछ नहीं बताएंगे अभी, बहुत बताएं, पिछले 10 लेसन कर क्या रहे तो बता रहे हैं, है ना, सबको सरल एकदम आसान लेवल से बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अब बताइएगा कि ये जो जोड़े हम देखिए क्या हुआ, फॉस्फेट ग्रुप 5th नंबर कार्बन से दूसरे का 3rd नंबर कार्बन से जुड़ा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो एक का 3 से एक का 5 से जुड़ा, अब नीचे जाएंगे तो फिर वही होगा, फिर 3 से 5 से जुड़ेगा, मतलब इसका 5 नंबर खुला हुआ है, इसका 3 नंबर खुला हुआ है, अभी बताया था ना 5 और 3, ठीक। अब आपको क्या बोलना है, इसको बोलना है कि ये जो है ये DNA का थ्रेड बन रहा है या RNA का थ्रेड बन रहा है, ठीक है। चलिए समझ गए ना, देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड्स बीच में आ गया, देखिए फॉस्फेट बीच में कहां से आएगा, हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, तो भैया फॉस्फेट दोनों में है, तो इसका फॉस्फेट 5 नंबर पे था और 3 नंबर से जोड़ दिया,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज एन ईस्टर बॉन्ड। और ये क्या है? ईस्टर बॉन्ड है, हमको पता है ना, दो शुगर के बीच में बॉन्डिंग मतलब ईस्टर बॉन्डिंग। फॉस्फेट मतलब दो, देखिए दो शुगर के बीच में, क्या बोले हम कि दो शुगर के बीच में ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोरस कर रहा है मतलब फॉस्फो, और दो के बीच में डाइस्टर बॉन्ड। सिंपल सी बात है क्या चीज? कुछ नहीं है ना। The bond between the phosphate and the hydroxyl group of sugar is an ester bond. As there is one such ester bond on either side, is called the phosphodiester bond. Phosphodiester bond होता है। Nucleic acid inhibit the wide variety of secondary structure. देखिए क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। देखिए जहां भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बात है, समझ लीजिएगा कि कहानी कुछ ऐसा हो रहा है, हेलिक्स वाला कहानी चल रहा है। सेकेंडरी प्रोटीन में क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर? यही ना था। तो जहां भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बात है, समझ लीजिएगा कहानी कुछ ये चल रहा है। तो यही कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को इनहिबिट करता है, मतलब उसमें भी, मतलब ऐसा कह रहा है, कोई बात आपको ये बोल रहा है एनसीईआरटी कि क्या बोल रहा है बात आपको? आप लोग समझ, थोड़ा जल्दी समझ के हमको बताइए। अब बोलिए, हम सुन रहे हैं। मैं बोलते हैं सर एक्टिव, जल्दी बोलिए, है ना। चलिए बोल दिए आप लोग? हाँ सुन लिए ठीक है, चुप बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, हल्ला नहीं कीजिए, बता रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि न्यूक्लिक एसिड, क्या बोले कि न्यूक्लिक एसिड भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शो करता है, मतलब ऐसा वाले को शो करता है। बिल्कुल करता है। डीएनए कैसा होता है? ऐसे तो होता है। और डीएनए किससे बना होता है? किससे बना होता है? चलिए, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट बाय द डीएनए इन द फेमस वास्टन ग्रीक मॉडल। वही बताए थे हम, आ गए वही कि शुरू किया था ना कहानी, आ गए अंतिम में वही कहानी पे, ठीक है ना। क्या बोले थे हम उस समय कि वाटसन और क्रिक 1953 में, क्या वाटसन क्या कहते हैं 1953 में, ठीक है ना, डीएनए का डबल हेलिकल स्टैंडर्ड मॉडल दिए थे। क्या दिए थे? डबल हेलिकल स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है ना। डबल हेलिकल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉडल तैयार किए थे वो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएसडीएनए, ठीक है। और इसके लिए इनको 1963 में, 62 में, ठीक है ना, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। हाँ 62 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। चलिए अब देखिए, समझ गए? अब देखिए, अब इसके बाद जो पूरा आपका लेक्चर लिखा हुआ है ना, वो वही लिखा हुआ है जो हम शुरुआत में बोले थे आपको। क्या क्या शुरुआत में बोले थे? क्या बोले थे कि, चलिए फिर से अगर बोलते हैं, आप लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है ना। जो लिखा है उसको लाइन बाय लाइन लेके चलते हैं, क्या लिखा हुआ है इसको देखिए। The model say that DNA exists in a double helical. The two strands of polynucleotides are anti-parallel, therefore run in opposite direction. क्या कहा कि पहले क्या कहता? मॉडल से, यानी कि मॉडल बोलता है किस, कौन सा मॉडल? वास्टन ग्रीक का डबल हेलिकल मॉडल, उसको लोग डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं, ठीक है ना। एकदम पता है आप, हम डीएनए का आपको पता ये भेजेंगे, जो एनिमेशन होता है उसको हम सेंड करेंगे आप लोग को आज, ठीक है। देखिए कैसे डीएनए एकदम घूरता होता, मतलब एकदम वर्किंग, उसका डीएनए का वर्किंग कैसे होता है, ठीक है। हम देखेंगे, भेजेंगे, देख लीजिएगा। देखिए क्या पहले क्या बोला? द मॉडल से दैट, यानी कि मॉडल बोलता है, कौन बोलता है? मॉडल, मतलब मॉडल बोलेगा, क्या बोलेंगे तो वाटसन ग्रीक जी ना। लेकिन मॉडल को देख के ऐसा लगता है, क्या लगता है कि द डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिकल। डीएनए क्या होता है? तो डबल हेलिकल, तब हो गया डबल हेलिकल, हो गया ना डबल हेलिकल, ठीक है ना। टू स्टैंड, यानी कि एक ये स्टैंड, एक ये स्टैंड, टू स्टैंड हो गया ना, एक ये थ्रेड, दूसरा ये थ्रेड, टू स्टैंड, ठीक है ना, ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। एंड ये क्या है? ये किस पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स? व्हाई इट्स कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स? बिकॉज मेनी ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स एडजॉइन टू फॉर्म ए डीएनए थ्रेड। क्योंकि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होगा ना, ठीक है। चलिए तो क्या बोले हम? आर एंटी पैरेलल, क्या बोलते हैं? अब क्या लिखा कि क्या लिखा है कि द टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि दो स्टैंड जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, वो क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। अब हमको बताए थे एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये वाला शुरू होगा 5 प्राइम से, खत्म होगा, ये वाला शुरू होगा, खत्म किस पे होगा? 3 प्राइम पे। और ये शुरू किससे होगा? ये वाला शुरू होगा 3 प्राइम से, खत्म किससे होगा? 5 प्राइम पे। क्यों होगा बता दिए, क्योंकि इसका यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो क्या किया है, इसका 5 नंबर से, देखिए सिंपल, आप समझा था ना कि ऊपर में तो देखिए जो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, तो
देखिए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, तो इसका ऊपर होगा 3, सॉरी ऊपर होगा 5, यहाँ होगा 3 न्यूक्लियोटाइड का, है ना। इसका यहाँ होगा 3, सॉरी यहाँ होगा 5, 3 5 3 5 3 5 3 होगा ना। तो अब कैसे कैसे जुड़ेगा, ठीक है ना। 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5, मतलब ऊपर क्या बच गया 5 स्टैंड, नीचे क्या बच गया 3 स्टैंड, क्या क्या बच गया, मतलब ये बता रहे बाबू ऐसा, ठीक है ना। 5 क्रिया कर लिया, 3 बच गया, सॉरी 5 बच गया, 3 क्या किया, ये 3 क्या किया, तो नीचे वाले 5 से क्रिया कर लिया और अंतिम में क्या हुआ 3 बच गया, वही तो बताए। एक स्टैंड का, दूसरा स्टैंड का, ये उल्टा चल जाएगा। ये क्या होगा बाबू, तो ये उल्टा चल जाएगा। उल्टा क्या चलेगा, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स ऐसा न्यूक्लियोटाइड्स होगा, है ना। ये उल्टा जब जुड़ेगा, जब उल्टा जुड़ेगा तो क्या होगा, देखिए तो उल्टा जुड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5, मतलब 5 से क्रिया कर लिया, 5 से क्रिया कर लिया, 5 से क्रिया, 5 से क्रिया, मतलब यहाँ 3 बच गया और यहाँ पे 5 बच गया, 5 बच गया। इसी को हम लोग कहते हैं 3 और 5, है? और ये क्या एंटी पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, एक ऐसे भाग रहा है तो एक ऐसे भाग रहा है। अरे एनसेटेक देखिएगा ना, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया, समझ गया लोग। अब क्या लिखा है, द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय द सुगर फॉस्फेट शुगर चैन। देखिए बैकबोन इसी को हम लोग बैकबोन कहते हैं। देखिए ये जो है दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है आपको, जो व्हाइट दिख रहा है रेड कलर से, ये वाला, अब इसको ब्लैक से कर दिए, यही है बैकबोन। किससे बना होता है ये, तो ये फॉस्फेट से बना होता है, फॉस्फेट शुगर का फॉस्फेट, यानी कि जो पेंटोस शुगर। देखिए याद रखिएगा, दो डीएनए का थ्रेड में, क्या बोले कि 2 डीएनए का थ्रेड में पेंटोस शुगर और सुनिए क्या बोल रहे, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, ये ऊपर का हिस्सा पे होता है, यानी कि बैकबोन होता है। और जो आपका नाइट्रोजन बेस था वो अंदर की ओर होता है, मतलब वो इसी के से पैरेलल निकला होता है, ऐसे पैरेलल होता है, ऐसे सॉरी पैरेलल नहीं, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, अंदर की ओर ऐसे, ठीक है। तो ये इसका बैकबोन को फॉर्म करा कौन, फॉस्फेट और शुगर कौन, पेंटोस, और डीऑक्सीराइबोस है तो डीऑक्सीराइबोस, है ना। The nitrogen base are projected more or less perpendicular to this backbone। क्या बोला कि जो नाइट्रोजन बेस होता है, देखिए अभी बोल दिया ना, देखिए न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या है बाबू, 3 चीज, क्या क्या है वो, फॉस्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस और शुगर, पेंटोस शुगर। तो जो पेंटोस शुगर और फॉस्फेट है वो बाहर की ओर होता है, ये दिख रहा है बाहर, ये बाहर की ओर होता है ऐसे, ये क्या होता है बाबू, ये बाहर की ओर होता है। और जो नाइट्रोजन बेस है वो क्या होता है, परपेंडिकुलरली अंदर की ओर होता है, परपेंडिकुलर अंदर की ओर होता है, ठीक है। वो लिखा नाइट्रोजन बेस आर प्रोवाइडेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन ऑफ बट फेस इनसाइड। ये इस बैकबोन का, ये बैकबोन हो गया, इस बैकबोन का जो क्या है परपेंडिकुलर होता है, लेकिन अंदर की ओर, अंदर फेस करते रहता है, ठीक है। अब A and G of one strand compulsory base pair with T and C respectively to the other strand, यानी कि एक स्टैंड का A और C, सॉरी A और G दूसरे स्टैंड का T और C से बॉन्डिंग करते रहता है, मतलब ये डबल बॉन्ड से और ये ट्रिपल बॉन्ड से। ये दूसरा एक स्टैंड का C है, ये दूसरा स्टैंड का, मतलब 2 स्टैंड होता है ना, तो एक स्टैंड का C, एक स्टैंड का C और एक स्टैंड का G दोनों आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, और एक स्टैंड का A दूसरे स्टैंड का T आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है। तो पता चला आगे, है ना। अब देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी, यानी ए और, देखिए साफ लिख दिया, सब एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि ए और टी के बीच में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हम तो शुरू से बोले और ये बताए थे। इसके बाद जी और सी करने का 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब एक चीज तो बात समझ में आया, बात समझ में ये आया कि जब जो आपका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, उस डबल हेलिकल को डबल हेलिकल बना के रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। अब देखिए इस स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्ट्रैंड, हर एक स्ट्रैंड क्या होता है, हेलिकल की तरह, हेलिकल स्ट्रैंड की तरह दिख रहा है, स्टेयरकेस की तरह दिख रहा है। इस टाइप ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंट बाय ए बेस पेयर ऑफ बेस, ठीक है ना। देखिए ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंट बाय ए पेयर ऑफ बेस, देखिए ईच स्टेप यानी कि हर एक ये स्टेप ऐसा, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, बेस पेयर होता है। क्या किस चीज का बेस पेयर होगा, नाइट्रोजन बेस का बेस पेयर होगा, नाइट्रोजन बेस का तो बेस पेयर होगा ना। क्या लिखा है, ईच स्ट्रैंड, देखिए ईच स्टेप ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंट बाय ए पेयर ऑफ बेस, पेयर ऑफ बेस मतलब नाइट्रोजन बेस का पेयर यहाँ आपको दिखने को मिलता है ना।
इच स्टेप ऑफ एसेंट द स्टैंड टर्न 36 डिग्री। देखिए इच स्टेप ऑफ एसेंट स्टैंड टर्न 36 डिग्री, ठीक है ना। मतलब देखिए हमें तो बताया ना कि इसका साइज कितना है बबुआ, कितना 34 एंगस्ट्रम है ना, 34 एंगस्ट्रम डिग्री, 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इच स्टेप ऑफ एसेंट द स्टैंड टर्न, यानी कि इसमें देखिए इसमें 10 कितना बेस पेयर, 10 बेस पेयर होता है। देखिए सब नहीं लिखा लेकिन जान लीजिए इसमें कितना 10 बेस पेयर होता है, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड्स में जो नाइट्रोजन बेस है, सॉरी मतलब एक देखिए एक सर्कल में, देखिए समझिए एक सर्कल में क्या लिखा, एक सर्कल में, एक सर्कल हो गया, एक सर्कल का वो लेंथ कितना है, चलिए ऐसे 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 बनाते हैं ना, समझ में बहुत डॉटेड है। एक सर्कल में इसका लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रम है ना। इसमें कितना बेस पेयर है, देखिए जब हम बोले ना बेस पेयर, मतलब बेस मतलब क्या, नाइट्रोजन बेस का पेयर, बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस का पेयर, बेस पेयर, तो भैया कितना बेस पेयर है, 10 गो होता है, क्या लिखा। और एक सर्कल का वैल्यू कितना 360 होता है, 10 गो होता है, मतलब 10 से डिवाइड करें कितना 36 डिग्री आ जाएगा। ये तो लिखा है कि इच स्टेप ऑफ एसेंट द स्टैंड टर्न 36 डिग्री, मतलब एक एक पेयर के बाद एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा ऐसा ना पेयर, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, हर एक पेयर से दूसरा पेयर के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है। क्यों, देखिए ऐसे चल रहा है ना ये, तो हर जगह एंगल चेंज हो चला जाएगा। अगर सीधा होता सब जगह सेम एंगल होता, लेकिन हेलिकल की तरह है ये, हर जगह एंगल बदल चला जाएगा। तो हर एक क्या होता है, ये इससे 36 डिग्री पे होता है, ये इससे 36 डिग्री पे होता है। और कैसे होता है भैया, पूरा का 360 होता है, 10 गो होता है, 36 डिग्री पे होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंगुलर, देखिए बगल में लिख लीजिए, एंगुलर डाइवर्जन ऑफ डीएनए। हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए कोणीय विक्षेपण, ठीक है ना। अब देखिए 1 फुल टॉप हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व द स्टेप और 10 बेस पेयर, देखिए लिख लिया 10 बेस पेयर, मतलब एक फुल टर्न, यानी कि एक पूरा टर्न मतलब क्या हुआ, अरे भैया ऐसे एक आया, ऐसे एक आया, पूरा टर्न हुआ कि नहीं हुआ, दिखा उधर तो दिख रहा है ना, चलिए बना दे, यहाँ देखिए ये एक टर्न और ये एक टर्न, ये पूरा एक टर्न हुआ कि नहीं हुआ। एक टर्न में क्या लिखा है कि 10 बेस पेयर होता है तो एक टर्न में 10 बेस पेयर है, और इस टर्न का एंगल सर्कल है 360 डिग्री का, तो 10 बेस पेयर में 10 से डिवाइड करेंगे 36 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे, देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं एकदम अटेंटिव होके। ये एक न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स, सब न्यूक्लियोटाइड्स है, तो इस न्यूक्लियोटाइड से इस न्यूक्लियोटाइड्स का बीच में एंगल कितना डिग्री का होता है, 36 डिग्री का होता है, ठीक है। ए पिच विल बी 34 एंगस्ट्रम, ठीक है ना, इसका पिच कितना है 34 एंगस्ट्रम का है, ठीक है। अब देखिए इसका पिच कितना 34 एंगस्ट्रम का है और देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो है ना इच स्टेप ऑफ एसेंट द स्टैंड टर्न 30 डिग्री, मतलब कि दो न्यूक्लियोटाइड्स पेयर के बीच में, क्या बोले कि दो न्यूक्लियोटाइड्स पेयर के बीच में एंगल होता है 30 डिग्री का। क्या बोले हम कि लिख लीजिए दो न्यूक्लियोटाइड्स पेयर, क्या बोले पेयर के बीच में एंगल होता है 36 डिग्री का, ठीक है। क्यों, देखिए अगर हम लोग सुनिए, अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो भैया 20 न्यूक्लियोटाइड्स है पूरे एक सर्कल में, एक इसका 10 इसका 10 इसका 20 न्यूक्लियोटाइड्स है इसके पास, है कि नहीं। तो हम लोग पेयरिंग में बात कर रहे हैं, तो भैया दोनों इस यहाँ देखिए ये वाला इसके बीच में एंगल क्या है, देखिए खुद भी तो देख के लग रहा है ना एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सब तेरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसके बीच का एंगल है, ठीक है। तो हम लोग दूसरे में दिखाए थे ऐसा वाला तो वही है, लेकिन हम दोनों पेयर को यहाँ भी दिखेंगे तो 36 डिग्री का एंगल होगा ये, ठीक है। और एक पूरा स्ट्रैंड का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रम, इसका पूरा एक पूरा का लेंथ कितना 34 एंगस्ट्रम होता है ना। अब इसमें 10 पेयर है न्यूक्लियोटाइड्स का, मतलब एक पेयर के बीच में कितना जगह होगा, तो इसको देखिए 34 पूरा जगह 34 है ना। अब 10 को है इसमें, 10 से डिवाइड कर देंगे, ऑब्लिक 10 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है, लिखा होगा देखिए। ए पिच विल बी 34 एंगस्ट्रम, द राइज पर बेस पेयर विल बी 34.4 एंगस्ट्रम, यानी कि ए राइज, और देखिए इसको हम लोग एक्सियल राइज कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सियल राइज, ठीक है। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड्स पेयर का बीच का जगह होता है 3.4 एंगस्ट्रम, इसको कहते हैं एक्सियल राइज,
और जब हम अभी आज से कल से हम जब बात करें एक्सियल राइज में समझ जाइएगा कि दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच का जगह है, ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विल विद द अबव मेंशन सेलेंस फीचर इज कॉल्ड बी डीएनए। अब देखिए बी डीएनए मतलब डीएनए बहुत तरह का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, फिर जाके जेड डीएनए, बहुत तरह का डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल हमारे बॉडी में डीएनए होता है बाबू वो होता है बी डीएनए, ठीक है। तो ये जो कहानी दिखा है ना आपको 34 एंगस्ट्रम एक पिच का पूरा एक पूरा घेरा का 34 एंगस्ट्रम, ठीक है ना, 10 बेस पेयर होता है एक में, ठीक है ना, हर बेस पेयर का 36 डिग्री का एंगल होता है। देखिए बेस पेयर मतलब भैया नाइट्रोजन बेस का पेयर, इतना याद रखें ना आप लोग, मतलब इतना याद रखें आप लोग कि एक घेरा 34 एंगस्ट्रम का है, एक 34 एंगस्ट्रम का है, ठीक है। एक घेरे में 10 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है, और 10 बेस पेयर के बीच में हर एक बेस पेयर के बीच में 36 डिग्री का एंगल है, और हर एक बेस पेयर के बीच में दूरी है 3.4 एंगस्ट्रम का। तो ये जो हम कहानी देखें ना, ये कहानी जनरली हमारे डीएनए का, तो ह्यूमन बॉडी में डीएनए होता है उसका कहानी है ये, ठीक है। तो हमारे बॉडी में बी डीएनए होता है, ठीक है। जब हम लोग आप देखिए इसका हम लोग विस्तार कब देखेंगे, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ यूनिट, जब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसमें पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ यूनिट में इंट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तब हम लोग बात करेंगे सब विस्तार रूप से, ठीक है। अब देखिए इन हायर क्लास वी विल बी टोल्ड दैट देयर आर मोर देन अ दर्जन फॉर्म ऑफ डीएनए नेम्ड आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट विद यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर। क्या कहा, जब हायर क्लास में जाइएगा मतलब एमबीबीएस या फिर जो आपका बीएससी लेवल में बात होता है, जो बीएससी लेवल में बायोलॉजी पढ़ता है, फिर जो प्रोफेसर वगैरह बनते हैं उनको भी सब पता होता है, वो सब ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब हाई लेवल में अगर बात कीजिएगा, हाई लेवल पढ़िएगा तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि सिर्फ बी डीएनए नहीं बल्कि कई तरह का डीएनए होते हैं बॉडी, कई तरह का डीएनए देखा गया है जिसका स्ट्रक्चर अलग है, मतलब फंक्शनिंग के बेस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। जनरली हम लोग पास क्या होता है, डी डीएनए होता है, और सब डीएनए जितना भी डीएनए अलग तरह का है सब में एक इंग्लिश अल्फाबेट आगे लगा होता है, किसी में ए तो किसी में बी तो किसी में सी तो किसी में डी तो किसी में जेड, ठीक है ना। हम लोग के पास क्या है तो बी डीएनए। आज का लेक्चर यहाँ पे आपका समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे लेक्चर 10 से, तो क्या हम लोग पहले इसी को थोड़ा और लेंगे, इससे कुछ बेस पेयर जो वगैरह वगैरह कुछ क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए आज हम लोग क्या देखे, तो हम लोग पहले देखे कि प्रोटीन का टाइप्स को समझे, उसके बाद क्या देखे हम लोग बाबू कि प्रोटीन का टाइप समझे, उसके बाद क्या देखे थे कि एनसीईआरटी क्या लिखा है प्रोटीन के बारे में, फिर न्यूक्लियस के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखा है, उसके बाद देखें डीएनए के बारे में। देखिए अभी तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद भी अगर नहीं आएगा तीसरा बार देख लीजिएगा, उसके बाद भी अगर नहीं आएगा तो बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं आएगा तो सुन लीजिए बात, 2 मिनट का, 1.5 घंटा क्लास 2 मिनट में, कुछ नहीं बोले हैं, सुनिए इतना सिंपल। हम लोग का डीएनए होता है डबल थ्रेड, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि 2 थ्रेड होता है, आपस में दोनों जुड़ा होता है हेलिकल मॉडल की तरह, हेलिकल मॉडल। एक अब देखिए जब जुड़ा होगा तो क्या होगा, ऐसे 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 जुड़ेगा, है ना, तो एक ऐसे जुड़ेगा, तो एक जो घेरा होता है उस घेरे का लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रम, उसमें 10 बेस पेयर होता है, यानी कि 10 बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड्स का 10 बेस पेयर होता है। क्या होता है, क्या बोले कि 10 बेस पेयर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रम, पूरे में कितना बेस पेयर है तो 10, देखिए लिख ही लीजिए, देखिए ऐसा शॉर्ट, देखिए एक ऐसा, ठीक है, ये अलग फिर आगे बढ़ेगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, हम इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। 34 एंगस्ट्रम इसका क्या है लेंथ, ठीक है। इसमें 10 बेस पेयर है, 10 सारे बेस पेयर के जगह कितना हो जाएगा, तो देखिए पूरा का 34 तो 10 गो है, मतलब 10 से कर देंगे, सारे बेस पेयर के बीच में जगह कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रम। पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का और 10 बेस पेयर है, तो देखिए ये सब जगह देखना, सर्कल में क्या होता है हर एक पॉइंट पे एंगल बदलता है, पढ़े होंगे सर्कल में, आप लोग 9th में से पढ़िएगा ना थ्योरी ऑफ सर्कल, उसमें पढ़िएगा आप लोग कि सर्कल का हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज होता है, तो इसमें भी क्या होगा हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज होगा, ठीक है ना। तो जितना भी बेस पेयर होता है उसके बीच में क्या होता है 360 का पूरा सर्कल होता है, तो ठीक है, क्या बोले हम कि जितना भी सुने, क्या बोले हम कि इसमें 10 गो बेस पेयर होता है, ठीक है ना। अब क्या बोले हम कि सर्कल, एक सर्कल में क्या 360 डिग्री का होता है, तो एक सर्कल में हर जगह हर पॉइंट पे क्या होता है एंगल बदलता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा जब इस पॉइंट पे, जब हर एक पॉइंट पे देखिएगा, देखिए 360 पूरा एक सर्कल का होता है ना, 10 को बेस पे 10 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 36
डिग्री, मतलब हर बेस में कितना एंगल होता है? 36 डिग्री का एंगल होता है। और इस ये सब तरीका, ये सब कहानी कहाँ देखने को मिलता है? तो BDNA में। बस इतना ही याद कर लीजिए। अगर उसके बाद अगर उसे समझ में नहीं आया, पेज को फाड़ दीजिए, खा दीजिए, जला दीजिए, कुछ भी करना है कर दीजिए, लेकिन इसको याद रख लीजिए। ठीक है, क्या बोले हम? फिर से बोल देते हैं कि एक DNA का जो चक्री है उसमें 34 एंगस्ट्रम का उसका लेंथ होता है, उसमें 10 बेस पेयर होता है, मतलब हर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना 3.4 एंगस्ट्रम का जगह होगा। उसके बाद जो आपका पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब अगल बगल बच्चा लोग बहुत खेल रहा है, ठीक है ना, तो हम जब बोल रहे तो मैं झुंड लगा रहा है देखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं पागल की तरह। हम सब सोच रहे हो ना क्या कर रहे हैं पागल की तरह, मोबाइल कोई बच्चा है नहीं और बकर बकर कर रहे हैं, ठीक है, तो पागल ही सब समझ रहे हैं हमको। कोई बात नहीं, चलिए तो क्या बोले हम कि 34 एंगस्ट्रम, 10 बेस पेयर, सारे बेस पेयर में जब बीच में जगह दूरी कितना का हो गया? 34 डिवाइडेड बाई 10, 3.4 एंगस्ट्रम। 10 बेस पेयर है, पूरा 360 डिग्री का, 10 से डिवाइड कर देंगे, 36 डिग्री का एंगल बनता है। इसको हम लोग BDNA कहते हैं। बात खत्म, और कुछ नहीं बताया बाबू, यही बता रहे तब से हम, ठीक। एक्सियल राइज दूरी का, यानी कि जो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड में जगह होगा उसको हम एक्सियल राइज कहेंगे। एंगुलर डाइवर्जन ऑफ DNA, जहां पे उसका एंगल डाइवर्जन, एंगल डाइवर्ट करेगा, कोणीय विक्षेपण है ना, 36 डिग्री है ना। तो बाबू ये तो खत्म हुआ आपका लेक्चर 9, ठीक है। हम लोग आज बहुत कुछ जानने को मिला हमको DNA के बारे में, और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार सुन लीजिए और समझ के ही रहिए, और समझने वाला कुछ है नहीं बाबू, इतना आसान चीज तो है, क्या है इसमें, ठीक है। अब हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, देखिए पहले हम लोग इसको बेस पेयर वगैरह जो हम लोग कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे, तो क्लास में डील करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एंजाइम वगैरह पे, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम वो सब एक मॉलिक्यूल्स ही आपके बॉडी में, ठीक है, तो हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बाबू, मेहनत करते रहिए, जम के मेहनत किया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में, धन्यवाद।